अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि हमारे सारे देखने वाले खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और मैं हूँ युसरा एजाज खान। माशरे में कुछ ऐसी चीज़ें, अच्छा बुरा हर जगह होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ग्रूम करती हैं, हमारी पर्सनालिटी बनाती हैं, और फिर माशरे में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को तबाह कर देती हैं। उनमें से एक चीज़ जो कि हमारी सोशल लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट करती है और हमारी पर्सनल हेल्थ पे भी बहुत इम्पैक्ट करती है, वो है ड्रग कंजम्पशन और ड्रग अब्यूज़। ड्रग कंजम्पशन और ड्रग अब्यूज़ आजकल बड़ी ही एक प्रेसिंग प्रॉब्लम है और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, दीगर कॉलेजेस के बच्चे इसका शिकार बन चुके हैं। कहीं तो ड्रग ओवरडोज की वजह से लोग अपनी जान से हाथ भी धो बैठे हैं। और मसला यहाँ पर आता है कि हमारे जो जैसे पेरेंट्स होते हैं उनको ज़्यादा पता नहीं होता कि किस किस्म के ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं बच्चे, या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कि मार्केट में या बच्चों को इजीली अवेलेबल है। यहाँ पर ज़रा सा एक इन्फॉर्मेशन और एक जनरेशन गैप भी आता है, जिसकी वजह से बच्चे कभी कभार पेरेंट्स को डॉज दे देते हैं, बच्चे पेरेंट्स को कभी कभार डिच करा देते हैं और इस तरीके की जो ड्रग कंजम्पशन है वो शुरू हो जाती है। सिर्फ कॉलेज के ही बच्चे नहीं, जनरली ड्रग कंजम्पशन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में दुनिया के इसका प्री डिस्पोजिशन काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में 78% मेल्स जो हैं वो किसी ना किसी किस्म का ड्रग कंज्यूम करते हैं। अब चाहे उसमें सिगरेट हो, चाहे उसमें कोई और से ड्रग्स हों, वो इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा 22% फीमेल्स ड्रग्स कंज्यूम करती हैं और ये जो रेशियो है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। और जब आप इसकी जनरली आप देखें कि क्या प्री डिस्पोजिशन है या किस किस्म के लोग या पॉपुलेशन किस किस्म के जो कि ड्रग्स कंज्यूम कर रही हो, तो सबसे प्रेसिंग बात यह कि यंगस्टर्स का इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नज़र आता है। अब ये ड्रग कंजम्पशन क्यों होती है, किस तरीके से किसी को ड्रग्स कंज्यूम करने की आदत होती है, किस तरह से थेरेपी की जाती है अगर कोई एडिक्ट हो जाए, लॉ इन्फोर्समेंट हमारी क्या कहती है, और किस तरह से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हमारा फंक्शन करता है, आज के शो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जाके देखिए इस पर एक पैकेज और उसके बाद आइए यहीं से शो को कंटिन्यू करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 76 लाख अफराद मनशियात का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें 78% मर्द और 22% खवातीन हैं। परेशानी की बात यह है कि इन 76 लाख लोगों की बड़ी तादाद 24 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अब पाकिस्तान के बड़े तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों के माँ बाप और उस्ताद सभी तशवीश में मुब्तला हैं। आज हमारे मॉर्निंग शो जी उठा पाकिस्तान का मौजू है बच्चों को मनशियात के जहर से कैसे बचाया जाए। बिल्कुल, बच्चों को इस किस्म के ड्रग अब्यूज़ से, ड्रग यूजेज से कैसे बचाया जाए और किस तरह से हम अपने माशरे को इस तरीके से प्रोटेक्ट करें, हमारा डिस्कशन यही रहेगा। उस हवाले से हमने अपने स्पेशल गेस्ट बुलाए हुए हैं। तो हमारे आज गेस्ट पैनल में है डॉक्टर तारिक। डॉक्टर तारिक PhD इन नारकोटिक्स हैं, ऑथर हैं 3 ड्रग बुक्स के, 30 इयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है विद ड्रग्स एंड ये ड्रग डिमांड रिडक्शन एक्सपर्ट हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, प्रेसिडेंट ऑफ एंटी नारकोटिक्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और ड्रग ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट भी हैं। तो जाहिर है कि इतने साल आपने जब PhD की और इतने साल की रिसर्च की है, तो जाहिर है इनसे हमें भी सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, माशरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर तारिक, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, आप बहुत शुक्रिया आपका शो पर आने का, हमारे लिए टाइम निकालने का। और उसी के साथ हमारे साथ हैं सैफ़ी। सैफ़ी तो हमारी मतलब समझे कि टीम मेंबर ही हैं और सैफ़ी बहैसियत एक एडवोकेट है और हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में, किस किस्म की इम्प्लीमेंटेशन होती है, किस किस्म के लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हैं और कितने इम्प्लीमेंट होते हैं उनके बारे में बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफ़ी, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस अगेन। और बहुत अच्छा लगता है हमेशा, क्योंकि आप हमें इतने आसान अल्फाजों में इतनी सारी चीज़ें समझा देती थी, सारी इन्फॉर्मेशन एक गो में दे देती हैं। तो बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने का आज। उसी के साथ हमारी डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन
बहुत ज़रूरी है कि पहले हम देखें कि हमारे किचन में आज क्या पक रहा है। तो शाकरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, और क्या पका रही हैं आज आप? गुड मॉर्निंग यूसरा एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, और हमारे जो गेस्ट हैं उनको भी। आज हम बना रहे हैं यहाँ ब्लैक पेपर चिकन विद राइस, क्योंकि राइस तो प्लेन राइस रखेंगे, उसके साथ कोई हम वेजिटेबल राइस या कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर ब्लैक पेपर में वेजिटेबल्स होंगी, तो ज़ाहिर है इसी के साथ हमने प्लेन राइस रखें। और उसके साथ बना रहे हैं हम यहाँ पर चने की टिक्की, यानी कि आपने पीनट की भी हम बना चुके हैं, तो आज हम चने के साथ बना रहे हैं। बिल्कुल चने आपको छिले हुए चाहिए। 150 ग्राम जो है आपने गुड़ ले लेना है, उसको क्रश कर लेना है, उसके बाद आपने उसको मेल्ट होने के लिए पैन में डालना है। उसी के बाद जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, जब पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, उसके बाद आपने बार बार डाल के देखना है उसको पानी में, कि जब वो बिल्कुल तोड़ने वाली फॉर्म में आ जाए तो फिर आपने उसमें चनों को डाल के थोड़ी देर उसको उससे फोल्ड करना है उसके साथ, और फिर आपने स्लेब पे डाल के उसको सेट कर लेना है। यही चीज़ें जाएंगी और कुछ भी नहीं जाना है। ये बहुत सिंपल टिक्की होती है और मज़े की बनती है, बहुत अच्छी लग रही होती है। ब्लैक पेपर की मैं आपके साथ चिकन ब्लैक पेपर जो हम बना रहे हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए हमें चाहिए चिकन बोनलेस, 1 अदद हमने लिया, यहाँ पे क्यूब फॉर्म में काट लेंगे। और आपकी ऊपर है कि आप बड़े पीसेस लेना चाहेंगे, छोटे, बहुत ज़्यादा बड़े मत कीजिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे कीजिएगा। उसके अंदर जो जाएगा 2 टीस्पून हम ले रहे हैं ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून हम ले रहे हैं वाइट पेपर, और सॉल्ट लेंगे टू टेस्ट, लेकिन मैं यहाँ पर लूँगी 1 टीस्पून। और उसी के साथ हम लेंगे जो हम इसका सॉस बनाएंगे, जो हमने एंड में ऐड करना है, वो हम लेंगे इसके अंदर। तकरीबन हमने सोया सॉस लेना है 4 टीस्पून, और उसी के साथ ऊस्टरशायर सॉस लेंगे हम 4 टीस्पून। चिली गार्लिक, यानी चिली गार्लिक अगर नहीं है तो चिली सॉस जो आता है आपके पास, मेरे पास यहाँ चिली सॉस मौजूद है, तो वो आपने लेना है तकरीबन, वो भी आप 4 से 2 टीस्पून के करीब लेंगे, वो हम ले लेंगे। कॉर्नफ्लोर जाएगा 2 टीस्पून, सिरका जाएगा 2 टीस्पून, और उसी के साथ हम ले रहे हैं यहाँ पर यखनी लेंगे, 1/2 कप यखनी लेंगे, और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून लेंगे, और लहसुन पाउडर भी 1 टीस्पून लेंगे। लहसुन पाउडर लेंगे, अदरक पाउडर नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पर। उन सब को हमने क्या करना है, ऑयल गरम करेंगे, और उसके अंदर सबसे पहले आपने जो है अपना ये जो वेजिटेबल्स हैं उनको सौते कर लेना है, उसको निकाल के रख लेना है, और उसी के अंदर हम डाल देंगे फिर चिकन को कॉर्नफ्लावर, लहसुन पाउडर और नमक के साथ। उसको आपने अच्छे से, जब तक वो जिसे कहते हैं ना फ्राई हो जाए, फ्राई होने के बाद आपने उसके अंदर ये सॉस हम बनाएंगे वो डालेंगे, यखनी डालेंगे, और फिर उसको तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने ढक कर रख देना है कि अच्छे से वो पूरा सॉस उसके अंदर आ जाए। वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे और फिर उसको निकाल के सर्व करेंगे। बहुत सिंपल होती है, मज़े की होती है। आज का टॉपिक भी कुछ इस तरह का है कि मैं तो बस यही कहूँगी यूसरा कि अल्लाह ताला किसी के भी पेरेंट्स या भाई बहन कोई नहीं चाहेगा कि किसी कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हो या इस तकलीफ़ में मुब्तला हो। हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे भी सेफ़ रहें, और ये, लेकिन ये बहुत तेज़ी से एक जो फैलने वाली चीज़ है ना, वो जो फैल चुकी है बिल्कुल, और और दीमक की तरह सबको वो आहिस्ता आहिस्ता खाती जा रही है, लेकिन किसी के पास इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे इसको स्टॉप किया जाए। किस तरह से हम अवेयरनेस लेकर आएँ कि बच्चे इस चीज़ को समझ सकें कि अगर पेरेंट्स या भाई बहन किसी चीज़ के लिए रोक रहे तो वो उनके लिए सही नहीं है। बिल्कुल, तो वो सारा है, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आपको ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से इस चीज़ को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, और फिर आपको तरीके भी बताएंगे कि कैसे माँ बाप विजिलेंट रह सकते हैं, अपने अराउंड देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। हम विड्रॉल सिम्टम्स भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत ये भी डिस्कस करेंगे कि आदत ज़ाहिर साइकोलॉजिकली कैसे डेवलप होती है, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में क्या ट्रेंड चल रहा है, और किस तरह से ये एक के बाद एक लोगों में बढ़ती जाती है इसकी आदत। बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक है। बच्चों पे ज़्यादा फोकस इसलिए है कि देखिए बच्चे हमारी कौम का फ्यूचर हैं, और उनको इस वक्त हमें प्रिजर्व करना और उनकी बेहतरी की तरफ जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों से ही स्टार्ट करेंगे। और उसी के साथ अगर आपको आज का ऑन अनदर नोट, अगर आपको आज मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो मेरा और शाकरा का वार्डरोब इज़ बाय रंगरेज़ा। शाउट आउट टू यू रंगरेज़ा, बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। जमजमा पर उनका स्टोर है, तो जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हमें बताइएगा अगर आपको कुछ अच्छा लगा। हमें तो बहुत पसंद है उनके कपड़े, हम हमेशा जाते हैं और कुछ ना कुछ अपने लिए भी उठा लेते हैं। तो उसी के साथ ड्रग्स के बारे में जब हम बात करें तो कौन सी एज से आपको ज़्यादा नज़र आता है कि कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ रही है, और क्या कोई स्पेसिफिक क्लास इसके साथ अटैच्ड है कि इस क्लास में ज़्यादा देखा जाता है, इस सोशल क्लास में कम देखा जाता है, या ऐसा कुछ नहीं है? पहले तो हम इस पे थोड़ी सी ये बात कर लें कि 2 शोबे होते हैं इसमें। एक ड्रग डिमांड रिडक्शन होता है, एक ड्रग सप्लाई रिडक्शन।
ड्रग डिमांड रिडक्शन का काम जो होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या सोशल वर्कर्स होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं, वो ड्रग डिमांड रिडक्शन का काम करते हैं, जिसमें अवेयरनेस होती है, प्रिवेंशन होती है। और ड्रग सप्लाई रिडक्शन का काम जो होता है वो जैसे एंटी नार्कोटिक फोर्स है, कोस्ट गार्ड है, मैरीन टाइम एजेंसी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन नार्कोटिक उनकी जो पुलिस है वो ये डील करती है, और दूसरे रेंजर्स वगैरह जो इदारे हैं वो ये लोग डील करते हैं। तो बात यह है कि हम अगर ड्रग डिमांड रिडक्शन के हवाले से भी बात करते हैं, दोनों का रोल, दोनों का बड़ा, अगर दोनों का एक का भी कम हो तो कभी कुछ नहीं हो सकता, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल, एक साथ काम करना, दोनों एक साथ अगर काम करते हैं, अगर सिर्फ डिमांड रिडक्शन पे आप काम करते हैं तो अगर सप्लाई रिडक्शन पे नहीं है तो हम लोग नाकाम हो जाएंगे, जो कि हम नाकाम हो रहे हैं। कोई कामयाबी नहीं है, 30 साल से कोई भी कामयाबी नहीं है। सिर्फ हम लोग सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, प्रैक्टिकली पाकिस्तान में कोई काम नहीं होता। मैं अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे बुलाया, कई दफ़ा मैं जाता हूँ उधर, या और कंट्रीज़ में जाता हूँ मैं रिसर्च पेपर पढ़ने, वहाँ प्रैक्टिकली काम हो रहा है। सबसे बुनियादी चीज़ होती है रिसर्च। जब आप कोई भी चीज़ करते हैं उसका पहले डेटा जमा होता है, रिसर्च होती है। यहाँ रिसर्च नाम की कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में, ना यूनिवर्सिटीज़ का है, ना कॉलेजेस का है। आप अंदाज़ा लगाएं कि 7.6 मिलियन यानी 76 लाख ड्रग यूज़र्स हैं, और 76 लाख ड्रग यूज़र्स में से, ये तो सिर्फ आप ड्रग यूज़र्स की बात कर रही हैं, उसमें गुटखा, शीशा और तमाम चीज़ों के वो लोग अलग हैं। यानी अच्छा, यानी कि वो तो खाते में नहीं ला उनका रहे, ताल्लुक या ये खाते में ही हम नहीं लेके आए ना, उसमें फिलहाल टोबैको यूज़र, सिगरेट यूज़र, उसको तो हम लेके, जबकि निकोटीन ड्रग्स में आती है, ड्रग्स में, आपको पता है ड्रग्स में आती है। अगर हम वो हिसाब लगाएं तो वो करोड़ों की तादाद में बनता है। बिल्कुल, यानी अगर हम 25% जो हमारी ये वो यूँ के लें, सिगरेट और तमाम गुटखा मिला के ड्रग यूज़र 25% हमारी नेशन ड्रग पॉपुलेशन का। अच्छा, हम यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ये बड़ा ही अहम मरहला है कि 25% हमारी पॉपुलेशन किसी न किसी किस्म के ड्रग यूज़ या ड्रग अब्यूज़ में मुब्तला है। लेकिन इस वक्त आए ब्रेकिंग न्यूज़ का, तो जाके न्यूज़ देखिए, उसके बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा। देखते हैं जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारी डिस्कशन में निकल के, और जो एक बेसिक फाउंडेशन जो है वो निकल के सामने आया कि 25% पॉपुलेशन किसी न किसी किस्म के ड्रग कंजम्पशन में मुब्तला है। सैफ़ी, आपसे सवाल फिर ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में या गवर्नमेंट की तरफ से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ड्रग अब्यूज़ या ड्रग यूजेज के ख़िलाफ़? और क्योंकि देखें, सप्लाई है तो लोग कर रहे हैं, अगर सप्लाई ही इतनी स्ट्रिक्ट होती तो शायद नहीं कर रहे होते। तो कहाँ पे लूप होल्स ये क्रिएट होते हैं? लूप होल्स हमारी इंतज़ामिया में हैं, लॉज हैं, एंटी नारकोटिक एक्ट है, हमारे पास ANF है, CRPC में भी इसके ड्रग के अगेंस्ट बहुत सारे सेक्शंस हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जो बंदा 7 किलो चर्स या 14 किलो हेरोइन में बंद है वो तो छूट जाता है, लेकिन एक जो लेके 200-300 रुपये की पुड़िया लेके पी रहा होता है वो जेल में पड़ा रहता है। तो एक तो इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि सप्लाई को रोका जाए। बिल्कुल। और सप्लाई देखें जो नशा है वो एक ही टाइप का नहीं है कि वो चर्स है, हीरोइन है, शराब है, ये नहीं है। अब जिनको नहीं मिलता वो समद बॉन्ड भी सूंघ रहे होते हैं, वो सूंघ के वो पूरा दिन पड़े रहते हैं, स्प्रिट पी रहे होते हैं। फिर इंजेक्शंस आजकल मैंने देखा है, लाहौर में मैंने कितने केसेस ऐसे देखे कि आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर से लड़कियां इंजेक्शंस ले रही हैं और लगाती हैं, और पूरी बॉडी के उनके ऊपर निशान होते हैं। और घरेलू लड़कियां, नॉट स्कूल गोइंग, घरेलू लड़कियां। और आई डोंट नो व्हाट्स द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विद देम, लेकिन ये हो रहा है। तो एक चीज़ जब अवेलेबल होगी तो लोग करेंगे, टेंशन में या स्ट्रेस में या कोई भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम है। अगर एक चीज़ अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो कैसे करेंगे? तो हमारा जो मेन इशू है कि उसको, उसकी अवेलेबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल। आप किस किस को जाके साइकोलॉजिकली जो है वो ट्रीट करेंगी, एनालिसिस करेंगी, और आप उनको जो है वो ट्रीटमेंट देंगी। तो जब जब उसके ऊपर बैन होगा, सप्लाई के ऊपर इजीली नहीं मिल रहा होगा वो चीज़, तो ऑब्वियसली फिर वो चीज़ खुद ही उसका रेशो कम हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा। कोर्ट्स में क्या हो रहा है? कोर्ट्स में भी यही हो रहा है।
एक मवाली है वो पकड़ा गया नशा करते हुए, उसको तो सज़ा दे देंगे, वो भुगतता रहेगा, जेल में पड़ा रहेगा। और एक बंदा जो, और हमारे यहाँ फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं सप्लाई में, चाइनीज़ भी हैं उसमें, नीग्रोज़ भी हैं, ये अफ्रीका के लोग भी हैं। आप जेल जाएं, वो सारे जितने भी आपको वहाँ पे ओवरसी मिलेंगे, जो फॉरेनर्स मिलेंगे, वो सारे इसी केस में होंगे। किसी के ऊपर 14 किलो है, किसी के ऊपर 7 किलो है, किसी के ऊपर 22 किलो है, मुझे लेके वो कर रहे हैं काम। अच्छा, वो क्या करेंगे, अच्छा वकील ले लेंगे, वो वकील जो है वो जाके मिल जाएगा आपके। कभी फॉरेन प्रेशर भी डाल दें? नहीं, फॉरेन प्रेशर का उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे अपने लॉयर्स, जो बड़े लॉयर्स हैं, उनका कसूर है। और फिर वो क्या करेंगे जी, केमिकल रिपोर्ट मंगा लेंगे, केमिकल रिपोर्ट आप खरीद लें, वहाँ पे कोई मैनेज हो जाता है, वो झूठी रिपोर्ट बना के दे देंगे जी ये तो वो था ही नहीं, ये तो बुरादा था, ये तो चरस थी नहीं, ये तो हेरोइन थी नहीं, तो ये तो पाउडर था, कोकीन थी नहीं। तो उसमें वो केस में डेंट डाल के कोर्ट को उसको कमजोर करके और उस बंदे को निकाल लेते हैं। लॉयर अपनी तो फीस ले लेता है लाखों में, लेकिन ये नहीं सोचता कि वो माशरे के साथ क्या कर रहा है। कल उसके बच्चे भी इसी ड्रग सप्लायर से लेके पी रहे होंगे। अगर इन चीजों को हम लोग सारे मिलके सोचें तो इसकी सप्लाई, सारा चीजें ठीक है ना। गवर्नमेंट के ऊपर हमारी जुडिशरी की भी बहुत कमजोरी है। बिल्कुल बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में केस चलते ही नहीं है। एटीसी कोड बनाई गई है। एटीसी कोड इसलिए बनाई गई थी कि स्पीडी केसेस चलें, और वहां पे 2-2 साल चार्ज ही फ्रेम नहीं होता। भाई खत्म कर देना ये सारी कोर्टें। अगर आप लोगों ने काम ही नहीं करना और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ जाएगा, वो 2-4 सुओ मोटो लेगा और उसका मीडिया उठा के कि जी वो चीफ जस्टिस ने ये कर दिया, तो यार जो भी चीफ जस्टिस आ रहे हैं प्लीज वो नीचे तो देख लें, नीचे क्या हो रहा है। आपके अपने इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है। जो बेकसूर लोग हैं वो बेकसूर FIR में धक्के खा रहे हैं, और जो कसूर वार है वो आराम से पैसे खर्च करके निकल जाते हैं। आप फेस वैल्यू के ऊपर जाके जजेस से या रिलीफ ले लेते हैं लॉयर्स, तो दैट्स वेरी रॉन्ग। बिल्कुल। तो इसलिए ऊपर से लेके इंतजामिया से लेके जुडिशरी तक ये सारा सिस्टम ठीक होने वाला है। अगर सप्लाई खत्म होगी तो जाहिर है उनको जब मिलेगा नहीं कुछ। और नशा एक तरह का नहीं है कि सिर्फ हम उस एक ही तरह के नशे पे, गुटखा भी नशा है, सिगरेट भी नशा है, घर में उनके क्या हालात है। अच्छा, लोअर से लेके और हायर तक जिसको जो अवेलेबल है वो कर रहा है। ये नहीं आप कहें कि जी हमारे शायद ग्रामर स्कूलों में बच्चे नशा कर रहे हैं, उनको इजीली मिल रहा है। नीचे से भी आप देख लें, जो बच्चा सड़क पे सो रहा है ना, वो भी नशा कर रहा है। बिल्कुल। ये नहीं कि हम कहें कि नहीं हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। बिल्कुल। तो इन सब कुछ चीज़ों को ठीक होना है। ये नहीं कि मैं कह दूं कि जी सिर्फ गवर्नमेंट सप्लाई को रोक ले, नहीं, हमारी अपने यहाँ पे जब कोई आए इस जुर्म के लिए, तो हमें भी जुडिशरी को भी उतना ही सख्त इकदाम लेना चाहिए। बिल्कुल। और नहीं हो रहा। ये तो बिल्कुल, ये तो बड़ी वाज़ेह बात है कि इसका क्लास के साथ या आपकी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ भी रिलेशन है। ये तो जनरली भी देखा जाता है। सॉरी युसरा, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। पानी खत्म हो रहा है हमारे पास 3 साल बाद, 4 साल बाद, पूरी पाकिस्तान में शोर मच गया जी पानी नहीं होगा, मर जाएंगे। तो यार ये जो आप सप्लाई कर रहे हो या करवा रहे हो, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है, इसके ऊपर कोई सो मोटो नहीं है कि चीफ जस्टिस जो भी हैं उनको इस पे लेना चाहिए ना कि हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। पानी तो जब खत्म होगा ना तब हम मरेंगे। तो डैम तो जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है अपनी जनरेशन को बचाना है। अगर पाकिस्तान की सालमियत को बचाना है तो अपने बच्चों को बताएं। इसके ऊपर आप एक्शन ले। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो सारे इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। ऊपर से वो ये आपको बड़े बड़े नजर आएंगे कि जी इनका बड़ा अच्छा बिजनेस है, फलाना है, पीछे यही चल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर तारिक, अच्छा आप ये बताएं, जैसे कुछ साल पहले 4 इयर्स बैक 3 इयर्स बैक एक बहुत बड़ी नामवर यूनिवर्सिटी का नाम आया था कि उनके पास से अच्छी खासी क्वांटिटी में ड्रग्स मिले थे। और उसके बाद ठीक है, मीडिया में काफ़ी डिफेम किया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस तरह से कैसे आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से लोग आगे निकल जाते हैं? क्या इम्प्लीमेंटेशन की कमी है या क्या है ये? इज़ इट पावर स्ट्रगल जो कि चल रही है? देखें, वज़ीर आला साहब ने ये कहा था कि जो आप बता रही हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा था कि अब जो भी स्टूडेंट होगा उसका ड्रग टेस्ट होगा ना, फिर उसको एडमिशन मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। ऐसा मैंने तो आज तक नहीं देखा हमारी इंतज़ामिया सिर्फ बोलती है, प्रैक्टिकली कोई अमल नहीं करती। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया 7.6 मिलियन 76 लाख लोग यूज़र्स हैं, और उसके लिए ना यूनिवर्सिटी रिसर्च कराई, ना सिलेबस में कोई चीज़ डाली गई। उनकी अवेयरनेस प्रिवेंशन के हवाले से कि यूनिवर्सिटी में चले
आप लेकिन कॉलेजेस में इतना मैं आपको बता दूं, जैसे जब मेरा भी जिस यूनिवर्सिटी के साथ ताल्लुक़ है वहाँ पर भी प्रिवेंशन के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हैं। अगर आप किसी ड्रग कंजप्शन पे पकड़े जाते हैं या इवन ये होता है कि आप कि कोई भी किस्म का ड्रग जो कि अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि शीशा अगर आप पोजेस कर रहे होते थे तो डीसी कमेटी आप पे बैठती थी, यूनिवर्सिटी की डीसी कमेटी बैठती थी और उस हिसाब से डिसीजन होता था कि आर या पार हो। लेकिन फिर भी हर सिस्टम में लूप होल्स होते हैं। इसी तरीके से वहाँ पे भी लूप होल्स तो चल रहे थे। लोग मतलब जिसको जो काम करना होता था वो फिर यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस में नहीं तो बाहर कर ले। मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि बाकायदगी से सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, स्कूल से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी तक अवेयरनेस प्रोग्राम टाइप कुछ होना चाहिए। प्रोग्राम एक सिलेबस में होना चाहिए। उनको पढ़ाना चाहिए कि ये चीज़ इसके लिए हार्मफुल है, ख़तरनाक है बच्चों के लिहाज से, फिर उसको सिलेबस में स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ाते जाइए। यहाँ नहीं, दुनिया में हर जगह जो डेवलपमेंट कंट्रीज है उधर तमाम जगहों पे डिसएडवांटेजेस बता, जैसे हमने ये सेक्स एब्यूजेस के ऊपर सारी पार्टीज ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा जी इसको सिलेबस का हिस्सा बनाए, मेरे ख्याल से अभी तक बना नहीं है, वो वैसे ही अवेयरनेस दी जा रही है। इस तरह ड्रग के ऊपर ज़रूर बच्चे को शुरू से एक हेट जो है ना डेवलप करनी चाहिए स्कूल्स में, कि बच्चे को हेट क्रिएट हो जाए कि नहीं आई हेट ड्रग्स, तो ये इसके लिए उसको सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। जी डॉक्टर, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन जो जिम्मेदार है वो वालिदैन है। अच्छा, यही एक मसला जो मुझे बहुत सोसाइटी में नज़र आता है वो ये है कि शायद वालिदैन इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होते या डिनाइल में होते हैं। दो चीज़ें। नहीं, देखें, मेरी जो रिसर्च है, जी बिल्कुल, मैं एज ए रिसर्चर, एक इंटरनेशनल रिसर्चर हूँ, जो मैंने रिसर्च की है, आपने देखा होगा कि ब्रोकन फैमिली जिनमें खुला डिवोर्स हो जाती हैं, उनके बच्चे किसी ना किसी चीज़ में, चाहे वो ड्रग्स हो, क्राइम हो, कहीं ना कहीं वो भटक जाते हैं बच्चे और वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी देखें, ये जो बच्चे भटकते हैं इनमें जो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो 80% क्राइम्स कर रहे हैं। मोबाइल स्नैचिंग वो लोग करते हैं क्योंकि उनको 1000 रुपये चाहिए ड्रग्स यूज़ करने के लिए, 1000 या 800 पर डे चाहिए। अब वो कहाँ से लेंगे? वो नशे में होते हैं। उनको ये याद, मेरा एक पेशेंट था, मेरी उससे बात हुई, उसने कहा कि मुझे कहने लगा कि मैंने मोबाइल स्नैच करता था। उसने कहा कि मैं एक 18-19 साल का लड़का था, उससे मोबाइल स्नैच कर रहा था, तो उसने नहीं दिया तो मैंने उसको गोली मार दी। या अल्लाह। तो उसी वक्त वो बोलने उसकी डेथ हो गई थी। बोलने कि और मैंने पता नहीं कितने लोगों को मारा, उसने बोला, यानी ओपनली एडमिट कर रहे हैं, वो बोला एडमिट कर रहा है। जी, बात ये कि हमारी पुलिस पैसे लेके छोड़ देती है ना। हाँ बिल्कुल, पकड़ना कोई मसला नहीं है, कोई है ही नहीं कि पकड़ना। आप देखें ना, किसी घर में एक कोई छत पे हवाई फायर कर देता है, पुलिस बू सूंघती हुई आ जाती है कि इस घर से हवाई फायर हुआ है, उसको पकड़ के ले जाती है। बग़ैर एसएचओ की मर्जी से कोई भी क्राइम नहीं हो सकता, कोई भी ड्रग्स का अड्डा नहीं चल सकता। बाकायदा उसको बीट जाती है, उसको भत्ता जाता है, एसएचओ को, वो इलाके के डीएसपी को, ऊपर तक ये भत्ता जाता है। इसमें तमाम एंटी नार्कोटिक फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है। उसमें सिर्फ 3000 लोग हैं पूरे पाकिस्तान में, 3000 सिर्फ, और वो बेहतरीन काम कर रही है। जो यहाँ ब्रिगेडियर साहब हैं, बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जो छोटे इलाकों में ना, वो छोटी जो क्वांटिटी, वो पुलिस का काम है। हमारी पुलिस और स्पेशली जो एक्साइज एंड टैक्सेशन, जो नार्कोटिक पुलिस है इनकी, मैं सब चोर है वहाँ तो ना, बिल्कुल मैं ओपनली बोल रहा हूँ आपके। मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, आप टीवी पे देखती हैं जी, इतनी शराब की बोतलें पकड़ी गई, इतनी चर्स पकड़ी गई, और वो थोड़ी सी वो चीज़ें डाल के वो जलाते हुए दिखा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, ऑन ईयर कह रही हूँ, पुलिस खुद वो चीज़ें सप्लाई करती है। वो बॉटल सारी वो सेव कर लेते हैं और फिर वो खुद लोगों को देते हैं। अच्छा, चर्स भी और बोटल्स भी और शराब भी, सारा कुछ। और जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, एक एसएचओ जब आता है किसी इलाके में तो उसको एक लिस्ट दी जाती है जी, कि इस इलाके में कितनी मस्जिदें हैं, कितनी इमाम बारगाह हैं, कितने ड्रग के अड्डे हैं, कितने क्रिमिनल्स हैं, चीजें ही नोज एवरीथिंग, आइडेंटिफाई भी हो चुकी होती हैं और ये पता रिकॉर्ड होता है थाने में, ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है कौन कौन कहाँ क्या क्या बेच रहा है। फिर वहाँ से ये कोऑर्डिनेट करके अपना वही जो भत्ता होता है वो लग जाता है। लेते हैं एसएचओ साहब के बीटर से वो भत्ता लेते हैं। एक छोटा थाना है तो उसमें 8-10 लाख रुपए महीने की होती है, उससे बड़ा होता है, उसी हिसाब से होता है। अब मैं आपसे बात करूँगा ट्रीटमेंट की तरफ।
ट्रीटमेंट नहीं, देखें डॉक्टर साहब, हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे शो के एंड पे, लेकिन अभी हम इसके नुकसानात, क्या वजूहात हैं जिससे ये बढ़ता है, कॉजेज, और क्यों ये इतनी प्रीडिस्पोजिशन हमारी इन्वायरमेंट में, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद यहीं से आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए। सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। आज हम अवेयरनेस बेस्ड एक शो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको पता चले कि माशरे में किस किस किस्म की प्रैक्टिसेस ऐसी हो रही हैं जो कि हमारे माशरे को अंदर से दीमक की तरह खा रहे हैं। उनमें से एक ड्रग अब्यूज़ है। और फ़िलहाल हम यही बात कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किस तरह की है ड्रग अब्यूज़ के हवाले से। अच्छा सैफ़ी, तो ये तो मुझे फॉर श्योर पता है कि जो स्ट्रीट्स पे जो ड्रग्स कंजम्पशन हो रही है, बल्कि जो हमारे स्ट्रीट किड्स होते हैं या जो वो लोग जो सड़कों पे रहते हैं, उनके लिए तो कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ होंगे नहीं, उनको खाते में नहीं लाते। लेकिन जो लोग, जिस तरह आप देखें कि पाकिस्तान में इस किस्म की कमर्शियल पार्टीज़ भी होती हैं जहाँ पे ड्रग अब्यूज़ हो रहे हैं, ड्रग यूज़ हो रहे हैं और बड़े खुलम खुला आजकल हो रही हैं, उनके लिए क्या एक्शंस हो रहे हैं? तो जहाँ पे आपका डीआईजी या एडिशनल आईजी खुद इनवाइटेड होगा ऐसी पार्टीज़ में, वहाँ पे आप समझ सकती है कि वहाँ कोई छापा लगेगा या कोई पकड़ा जाएगा। कराची में 90% ऐसी पार्टीज़ होती हैं जहाँ पे ड्रग होती हैं और हर तरह की ड्रग्स होती हैं। हाँ, आपको तो वो शराब के बाद फिर और भी कुछ सूंघने को, कोकीन शौकीन, और उसके बाद वो गिरे पड़े हुए होते हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है, क्योंकि उसमें सारे हमारे जो हाई अप्स हैं वो खुद इन्वॉल्व होते हैं। उनको भी तो मतलब है कि जब तक सिस्टम चेंज नहीं आएगा और ग्रास रूट लेवल से चेंज नहीं होगा, किसी किस्म का इसमें हल हम नहीं नजर नहीं आता। लेकिन वही बात है कि इनिशिएटिव कौन ले। अब हमारे पॉलिटिशियन ऊपर बैठ के, मैं भी कल एक प्रोग्राम में गई थी, वहाँ पे थे एक हमारे एमएनए साहब, उनको बीपर पे लिया गया, तो मैंने कहा प्लीज़, आप कहते हैं जी फलाने वाले इमेच्योर हैं, तो आप ही मैच्योरिटी का मुजाहिरा करें। आपने तो नेशनल असेंबली को इस तरह बना के रखा हुआ है कि जाके बंदे को शर्म आती है कि वेयर आई एम सिटिंग, दे आर अ पार्लियामेंटेरियंस। तो इनको तो फुर्सत ही नहीं है एक दूसरे को ब्लेम लगाने में, उसी ब्लेम गेम में लगे हुए ये लोग। इनको फुर्सत हो तो ये कुछ करें। मैं आपको बताऊं युसरा, यहाँ पे रंचो लाइन है जहाँ पे कच्ची शराब बनती है। बिकॉज मैंने इलेक्शंस वहाँ से लड़ा था, 110 PS बनता था उस वक्त वो। तो जब मैं गई तो वहाँ पे वो कच्ची, और ईद वाले दिन कितने लोग सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ ये कच्ची शराब पीने से मर रहे होते हैं और मर जाते हैं, और नोबडी टेक एक्शन अगेंस्ट दैट कि जो वहां बना रहा है। पीने वाले का तो कसूर है, उसने पी लिया। अब यार ये कौन सी खुशी है कि ईद का दिन है तो आप शराब पी के ही उसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन वही बात है कि जो गरीब आदमी, जितना उसका माइंड है वो उतना ही करेगा, वो कच्ची शराब पी लेता है। जो दूसरे लोग हैं वो इस तरह की डांस पार्टीज में जाके और कुछ सेलिब्रिटीज को बुलवा के और वहाँ बैठ के भी यही काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी शराब की क्वालिटी अच्छी है, उनकी बाहर से आती है, और ये बेचारे कच्ची पी रहे होते हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट बिटवीन दी बोथ सोसाइटी। लेकिन कर दोनों ही वही काम रहे हैं। हाँ, दोनों ही, गरीब अपने बजट के हिसाब से कर रहा है और जो दूसरा अमीर है वो अपने बजट के हिसाब कर रहा है, और उसके ऊपर बैन किसी का भी नहीं है। अच्छा, एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि चले पार्टीज़ पे तो चले हो रहा है, लेकिन बिकॉज इन जगहों पे रेगुलेशन नहीं है। इवन ये जो हमारे दीगर शीशा कैफ़ेज़ होते हैं जो कि खुले हुए हैं, बड़े ओपनली खुले हुए हैं, उनमें किसी किस्म की रेगुलेशन इस तरह भी नहीं है कि आप ये नहीं देख रहे कि 14 साल का बच्चा कंज्यूम कर रहा है या कोई 18 साल का है या कोई 10 साल का है। उसमें तो यही है कि इफ़ यू कैन पे फॉर इट यू कैन डू, then you can have it. कोई उसके ऊपर चेक ही नहीं है कि वहाँ का जो ऑनर है या कोई जो मैनेजर है वो कहे कि नहीं भाई दिस इज अ प्रोहिबिटरी क्लॉज वहाँ लगा दे कि नहीं बच्चों के लिए प्रोहिबिटेड है। नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फॉर श्योर, बिल्कुल यहाँ पे फॉर श्योर मुझे पता है कि जैसे शीशा कैफे से तो मुझे पता है कि भत्ता सिस्टम तो बंद हो गए शीशा कैफेज, नहीं फिर चल रहे। You do not know where to go. Oh my God. सैफी आपको पता नहीं है फिर कहाँ जाना है। छुप के चल रहे हैं फिर। नहीं बहुत खुला चल रहा है। खुला चल रहा है। इसके ऊपर तो लाहौर में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ऑर्डर आ गया था कि अब ये शीशा बंद कर दिया जाए, लेकिन वो हुए कुछ दिन के लिए फिर खुल गया दोबारा।
हार्डली 4 दिन। अच्छा जी, ड्रग्स के हवाले से और क्यों हमारे माशरे में इतने ज़्यादा बढ़े हैं उसके बारे में और भी बात करेंगे, और एक साइकोलॉजिस्ट को भी अपने पैनल पे ज्वाइन कराएंगे, उनकी भी राय लेंगे। उसी के साथ सैफ़ी, बहुत शुक्रिया आपका आने का। मुझे पता है कि आपको काफ़ी सारे केसेस अपने डील करने जाना है, हमें थोड़ा टाइम देने का बहुत शुक्रिया। और हमें जाना है अभी न्यूज़ ब्रेक के, न्यूज़ ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कॉल ज़रूर कीजिए। सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं और हम आपकी कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। आज के शो में हम बड़ा ही एक अहम टॉपिक डिस्कस करें, जो कि ड्रग अब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन जनरली जो हमारी सोसाइटी में है उसको किस तरीके से हल कर सकते हैं। और इन सारी बातों के लिए सबसे पहले तो जानना ज़रूरी ये है कि एडिक्शन होती क्या है और किस तरीके से स्टार्ट होता है। हमारे जो ब्रेन का मैकेनिज़्म होता है या ह्यूमन बिहेवियर होता है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा होता है और किस तरीके से हम रिएक्ट कर रहे होते हैं किसी सब्सटेंस पे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसी हवाले से हमने आज बुलाया है हुमैरा अफ़ान को। हुमैरा अफ़ान इज़ अ साइकोथेरेपिस्ट और उन्होंने डिफरेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में काम किया हुआ है विद ड्रग एडिक्ट्स, तो शी इज़ परफेक्ट फॉर दिस जॉब। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जब किसी चीज़ को मिल जाता है तो आई थिंक लोगों को ज़रा, क्योंकि रिलेटेबिलिटी बढ़ जाती है, लोग अपनी ज़िंदगी से रिफ्लेक्ट और रिलेट करना शुरू हो जाते हैं, तो बेहतर तरीके से समझ आते हैं। तो एडिक्शन बेसिकली है क्या और डिनाइल में कैसे होता है इंसान जब वो एडिक्शन की तरफ जा रहा होता है? एडिक्शन तो काफ़ी किस्म की होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरनेट टू सेक्शुअल टू food to alcohol to substance, even gambling, it can so be anything. Gambling, yes. So addiction is a very wide variety. अब क्यों शुरू होती है and how people go towards this is a lot of it's about power and control. जब आपका कंट्रोल आपकी किसी चीज़ पे होता नहीं है और किसी और सब्सटेंस पे, चाहे वो खाना हो चाहे ड्रग हो, उस पर आपका कंट्रोल हो, एंड दैट्स व्हाट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन एंड दैट्स व्हाट रिलीव्स योर स्ट्रेस, दैट्स व्हेन पीपल गो टुवर्ड्स इट द मोस्ट। इट बिकम्स, और इनिशियली तो यही लग रहा होता है जब भी कोई किसी भी चीज़ की एडिक्शन की तरफ जाए कि हमारे पास कंट्रोल है और हम जब चाहेंगे वो स्टॉप कर देंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कंट्रोल, अबाउट द सब्सटेंस। युसरा, आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा होता है ना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि अ लॉट ऑफ ब्रोकन होम्स तो हैं ही हैं, बट अ लॉट ऑफ वी कॉल देम डिसफंक्शनल होम्स। डिसफंक्शनल घरों से जब बच्चे आते हैं, दे कुड बी हैप्पीली मैरिड लुकिंग कपल्स, यू नो, ओरिजिनल लाइफ में आपको लगेगा माँ बाप बिल्कुल ठीक है, हंसी खुशी सब कुछ सही है, पीछे एक्चुअली क्या डिसफंक्शन चल रहे हैं फैमिली के वो नहीं दिखते। और वो जब बच्चे उसके थ्रू जा रहे होते हैं, उनको आउटलेट कुछ नहीं होता, उनके ऊपर प्रेशर होता है, चाहे वो घर का हो, डिसफंक्शनल फैमिली का हो, चाहे वो पेयर प्रेशर हो, चाहे वो स्कूल का प्रेशर हो, एंड दे आर अनएबल टू होल्ड इट, दे कांट कंट्रोल, दे कांट मैनेज इट। उनकी प्लेट इतनी भर जाती है विद ऑल द प्रेशर्स के, यू नो, थिंग्स स्टार्ट स्लिपिंग आउट। सो उनको फिर सुकून और ईज कहाँ मिलता है? टुवर्ड्स गेटिंग अवे फ्रॉम रियलिटी। And addiction is का typical यही चीज़ है, when you go into addiction you sort of take a break from reality. आप एक ऐसे जोन में चले जाते हैं कि आपको फिर कुछ चीज़ असर नहीं करती है। And that's why basically children, adults, everybody gets into addiction. No doubt वो किस तरीके से जाएं, कौन लेकर आए, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो सोशल सर्कल में फिट इन करना हो, the reason is different, but why they come in is basically to have that break और अपने आप को फिट इन करने के लिए और अपनी लाइफ कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत जल्दी में नटशल में मैंने आपको बेसिकली ऊपर से बताया, मोटा-मोटा चीज़। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा डॉक्टर तारिक, मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप ज़रा थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें कि किस किस्म के ग्रुप्स में ड्रग कंजम्पशन ज़्यादा होती है। एक तो आपने कहा कि बच्चे फ्रॉम डिसफंक्शनल फैमिलीज़ या डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में जो एडल्ट्स भी होते हैं वो भी। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि किस तरह के लोग, एक पीयर प्रेशर का भी इसमें यकीनन हाथ होता होगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है वो माहौल जो होता है, जो दोस्त होते हैं जो बनते हैं। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि इसी तरह एक मुझे चैनल्स पे में था, मुझे बाद में कॉल आई एक फैमिली से, वो उनकी वालदा बड़ा हेजिटेशन में थी, 3-4 दफ़ा उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी इस्तेमाल करती है ड्रग्स ना, तो डॉक्टर साहब आप आके घर पे ट्रीटमेंट कीजिए जी। मैं गया उनके घर पे, तो बड़ी मजहबी फैमिली थी उनकी ना, वो लड़की मेडिकल की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी वो ना,
और उसका निकाह हो चुका था उस लड़की का। तो अब पेरेंट्स बड़े परेशान। अब वो जिस यूनिवर्सिटी में गई ना, तो उसके जो ग्रुप बना वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो उसने मुझे बताया कि जब वो ग्रुप इस्तेमाल करता तो मैं नहीं करती। उन्होंने बोला एक दफ़ा आप पी के तो देखें, कुछ नहीं होता, बड़ा मज़ा आएगा, ये आएगा। उसको इतना मोटिवेट किया, काउंसलिंग की कि उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाती है। उसको घर वालों को जब पता चला, उन्होंने घर पे उसको बंद किया, तो घर के 4 दीवारी में उसको लड़की को बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि वो मैसेज करती थी और वो जो ड्रग सप्लायर था वो उसको सिगरेट में बाकायदा हेरोइन भर के पैकेट में वो फेंक के चला जाता था और उसको उस जगह से वो मैसेज करता वो ले लेती थी अंदर जाके ना। अब घर वाले समझें चाहो तो से। फिर खैर मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसका, मगर उस पर सख्ती बड़ी रखनी पड़ी और तमाम चीज़ों पे। ये ऐसी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं कि बड़ा दुख भी होता है कि इनके फादर एक मस्जिद के प्रेसिडेंट थे, यानी बड़ी मजहबी फैमिली, वो बहुत अच्छे लोग थे। तो ऐसे बहुत सा, एक मैंने एक 9th क्लास की लड़की का ट्रीटमेंट किया था। वो एक स्कूल में पढ़ती थी, उसको स्कूल का वही जो आप बता रही हैं, जो प्रेशर ग्रुप होता है ना, वो जो होता है उसमें स्टूडेंट्स का होता है, आप इसमें एक ग्रुप बन जाता है। जो वो गलती से कोई फंस जाता है तो वो उसमें वल्नरेबल जो होता है वो फंस जाता है। अच्छा, तजस्सुस जो होता है ना, देखिए मैं आपको बताऊं कि तजस्सुस होता है सबसे बड़ी चीज़ कि ये है क्या। अच्छा, इसमें अभी आइस जो चल रही है, आइस के हवाले से, जिसको क्रिस्टल कहते हैं जी, तो उसमें सिर्फ आप 4 डेज पियेंगे ना, 4 डेज आप उसके एडिक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल, सिर्फ 4 डेज में, जस्ट 4 डेज में। बिल्कुल। अच्छा, ये तो ये भी है ना कि हम लोग ये सही तरीके से समझते नहीं है कि किस किस्म से ये दिमाग की कॉम्पोजिशन के साथ या आपके डोपामीन रिसेप्टर्स के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ये बॉडी में डोपामीन आपका जो प्लेजर गिविंग हार्मोन है उसको ज़्यादा वो करे, खेली सारा डोपामीन। एंड दैट्स द टेम्पररी फेज जिसके अंदर से बच्चों को या बड़ों को एस्केप मिलता है, व्हिच आई टोल्ड यू अबाउट कि दे वांट टू मूव अवे फ्रॉम द रियल। अच्छा, लेकिन मेरा पहले तो थोड़ा आसान लफ्जों में समझाएं कि डोपामीन है क्या, क्योंकि हम सबको पता है क्योंकि हमारे पास कोई साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, लेकिन जो देख रहे होंगे उनके लिए तो ये सिर्फ वर्ड्स हैं। ये चीज़ें जब आप कंज्यूम करते हैं ना, आपके ब्रेन के अंदर केमिकल्स होते हैं। सो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, डोपामीन है एंड सेरोटोनिन है एंड यू नो बहुत सारे, अब इतने लंबे लंबे नाम नहीं लूँगी। सो बेसिकली उसकी वो जो रिलीज़ होते हैं, उसको जैसे स्ट्रेस के अंदर आपके अंदर सेरोटोनिन रिलीज़ होता है, उसको काउंटर करने के लिए अब आप पानी पी लें, अब बहुत सारे लोग के पास तरीके, नमाज़ पढ़ लें, म्यूज़िक पढ़ लें, कुछ खा लें, वो चीज़ सेटल डाउन नहीं होती है। सो अगर वो इतने हाइटेंड लेवल पे आपका केमिकल बैलेंस इतना इम्बैलेंस ब्रेन में हो रहा है और आपको इतनी शिद्दत से लाइफ आपकी नहीं सही हो रही, आप काम डाउन नहीं कर रहे, एंजाइटी बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, दैट्स व्हेन यू आर वेरी ससेप्टेबल। तब आप इतने वनरेबल हो जाते हैं, इतने वीक हो जाते हैं कि आपको कोई भी कुछ ऑफर करेगा कि यार ये ट्राई कर लो, इससे तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। सो दैट टेंशन विच इज एक्चुअली अ केमिकल इम्बैलेंस इन द ब्रेन, वो आगे से इसी अगले सब्सटेंस का मिक्स मैच करके उसको काम डाउन कर देता है। सो एक्चुअली तब आपकी एक ब्रेक आ जाती है फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। प्रॉब्लम आपकी ख़त्म नहीं होगी, प्रॉब्लम चाहे वो घर की हो, चाहे पढ़ाई की हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, ड्रग से वो ख़त्म नहीं होती। ड्रग से आपको खाली एक ब्रेक मिल जाता है, आपके दिमाग ज़रा सुकून में आ जाता है और एक वक्त के लिए आप थोड़ा पीसफुल हो जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। असल में जो हमने फिक्स करना होता है वो ड्रग एडिक्ट को या कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ जो कर रहा हो उसको उसके फैमिली के माहौल के साथ या उसकी इन्वायरमेंट को साथ लेके चलना होता है। हम यूजुअली एक बंदे को एक टाइम पे ट्रीट कर रहे होते हैं कि सिर्फ ये एडिक्ट है तो सिर्फ इसी को हम ट्रीट करें, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। बेसिकली आपके साथ साथ अ लॉट ऑफ फैमिली में जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो एडिक्शन की तरफ गए होती है, आप इनको भी देखें, आप फैमिली से भी बात करें। बिकॉज रिहैब में क्या होता है, फिर रिहैब में आप जाओ, आप क्लाइंट को देखो, आप उनको ट्रीट करो, बट द मोमेंट दे गो बैक होम कुछ ना कुछ ट्रिगर कर जाता है और उनका लैप्स हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ ये इसमें भी बड़ी ज़रूरी है कि एक किस्म की इन्वायरमेंट भी तो ट्रिगर करती है। जैसे कुछ लोग किसी किस्म की इन्वायरमेंट में हो, तो मैंने काफ़ी देखा है, वो कहते हैं कि हमारी, मुझे लगता है हाथों में खुजली हो रही है, बस हमें ना अब वही ड्रग, चाहे वो सिगरेट ही क्यों ना पी रहा हूँ, क्योंकि कुछ लड़कों की बहुत ज़्यादा ये यंग एज तो ऐसे शुरू होता है कि 10 दोस्त हैं, वो एक साथ चाय के ढाबे पे बैठ के सिगरेट पीते हैं, तो फिर वहीं जाके उनको क्रेविंग होती है। इंग्लैंड में ना, एक इंग्लैंड में, सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, तो यूके में एक रिसर्च हुई थी, उसमें ये टोबैको पे, सिगरेट पे, उसमें बताया गया था कि जो सिगरेट पीते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं।
उसकी वजह है कि उनको कोई नफसियाती मसाइल होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो किसी सहारे की तलाश में होते हैं, उन्हें बैसाखी चाहिए होती है ना खड़े होने के लिए। तो ये साइकोलॉजिकल वो है, कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स, कोई ना कुछ, या कुछ लोग अपने को बड़ा बनने के लिए कि अपने कोई कुछ एक बिल्कुल यूनिक बनने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो सिगरेट, मैं नहीं बोला, ये यूके की रिसर्च बोला। आपने जो कहा बैसाखी का कहा है ना, बेसिकली दैट्स द एज जो 12 से 18 के अंदर एडोलेसेंट्स दे वांट टू फिट इन, उनको एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, उनको एक रोल चाहिए होता है कि हम किसके अंदर किससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, हम किस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। तो वो बैसाखी का जो कॉन्सेप्ट है ना, आई थिंक वो आइडेंटिटी है कि मैं किस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं स्पोर्ट्स वाली ग्रुप से बिलोंग करता हूँ तो मैं बहुत ही स्पोर्टी, माचो और ये लगूंगा। अगर मैं स्मोकिंग ग्रुप से बिलोंग कर रहा हूँ, ग्रुप ऑफ पीपल से, तो मैं बहुत कूल लगूंगा। यस, अगर मैं स्टूडियस ग्रुप में हूँ तो यानी कि मैं बहुत स्टूडियस दिखूंगा। सो इट्स द वे जो बच्चे आजकल के दे वांट टू बी सीन, द वे दे वांट टू बी सीन। अगर वो ड्रग्स वाली ग्रुप के साथ चल रहे हैं, मे बी दे थिंक दैट्स वेरी कूल, यू नो। इसलिए हमने, अगर हम ट्राई नहीं करेंगे हम लेबल हो जाएंगे, अरे तुम तो डरपोक हो। तो अ लॉट ऑफ पेयर प्रेशर इसी चीज़ों से आता है। ट्राई तो करो, थोड़ा तो करो, डर क्यों रहे हो, कुछ नहीं होगा। सो इसमें विल पावर की बहुत ज़रूरत होती है। आपके सामने पड़ा हुआ हो और आप नहीं पियो, दैट्स व्हाट मैटर्स, दैट्स व्हाट काउंट्स। सामने रखी हुई चीज़ कोई भी आपको पेश हो जाए तो खा तो कोई भी लेगा। जब आप डाइट पर होते हो, जब आप रोज़े में होते हो, तो आपके सामने इतना कुछ पड़ा होता है, बट आपकी विल पावर ही होती है जो आपको रोकती है। इन बच्चों के अंदर ये विल पावर को स्ट्रेंथन करना इज़ अ बेसिक थिंग। तो ये बचपन में हम इस विल पावर को किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं, किस तरीके से माएँ जो घर पे अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं वो क्या उनको बताएं कि, क्योंकि ये देखिए अगर बचपन में इतना ज़्यादा आपको बता दिया जाए ना कि ये नहीं करना और ये नहीं करना। एक आपको मिसाल देता हूँ जी, कि एक मुसलमान की मिसाल देता हूँ। वो रिश्वत ले लेगा, हर बुरा काम कर लेगा, ठीक है, लेकिन वो सुअर का गोश्त नहीं खाता। हाँ, ये बहुत है, अल्कोहल कंजम्पशन कर लेंगे। आपकी बात का जवाब है, क्योंकि बचपने से हमारे माँ बाप हमारे दिल में कढ़ाइयाँ डाल देते हैं, हराम तो सुअर भी है खाना, रिश्वत लेना भी हराम है, बाकी चीज़ें हराम कर रहे हैं वो नहीं करते, क्योंकि बचपन से हमारे दिमागों में ये चीज़ डाल दी जाती है कि ये उसकी इतनी कढ़ाइयत, इतनी वो डाल दी जाती है, हम सब कुछ करने के पैदा कर देते हैं ना। तो इसी तरह अगर ड्रग्स के हवाले से या और देखिए पेरेंट्स की बड़ी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये जो मदारस है ना जिसमें बच्चे दीन की तरफ जाते हैं, मैं रिसर्च के मुताबिक यहाँ कोई भी ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जाते हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जाते हैं या जॉब के लिए, कोई भी ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं है। सबका एक टारगेट फोकस होता है कि हमने ये अचीव करना है। हाँ, इतना टाइम ही नहीं, वहाँ पे इतनी जिंदगी मुश्किल होती है और तो टाइम ही नहीं मिलता किसी को। मैं आपको बताऊँ, यहाँ भी जिन्होंने टारगेट फोकस किए हुए ना अपने, उनके पास टाइम नहीं होता। ये तो ये कि मालूम, अच्छा इसमें वालिदैन की गलती है, वो बच्चों पे नज़र नहीं रखते कि उन बच्चों के जो दोस्त बन रहे हैं वो कौन लोग हैं ना, उन पे नज़र रखनी चाहिए। उनके बच्चों के दोस्त कौन हैं, उनके तमाम के नंबर होने चाहिए। हम पता ही नहीं बच्चा कितने बजे आ रहा है। कुछ लोग यानी अपने बच्चों को क्या करते हैं कि वो उन्होंने ये 5,000 रुपये महीना बांध दिया ना, एक मिसाल दे रहा हूँ ना जी जी, 5,000 कि भाई इसी में तुमने यूनिवर्सिटी भी आना है, जाना इसी में सब कुछ करना है। जब आप एक्सेस पैसा दोगे तो वो गलत सिंध में डालेगा ना। बट डॉक्टर साहब, दैट्स व्हाट आई मीन, यू सी, आपके पास बेशक पैसा भी बहुत हो, आपके पास एक्सेस भी हो या ना हो, करने वाला करेगा। वो रिहैब में भी कभी कभार ऐसा होता था कि उनको ड्रग्स मिल जाते थे, अंदर ही के लोग या बाहर के लोग पहुंचा देते थे। सो करने वाले को अगर करना है, वो चाहे पैसा हो या ना हो, अच्छी शराब पिए, जैसे वो बात करनी थी, बुरी शराब पिए, पीने वाला करने वाला करेगा। जिसने नहीं करना वो अपनी विल पावर से ही नहीं करेगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो फर्स्ट टाइमर्स सिर्फ क्यूरोसिटी के लिए कि व्हाट विल हैपन, दे ट्राई इट जस्ट टू सी व्हाट इफेक्ट इट हैपन्स, बट उनका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना कंट्रोल होता है उनको अपने ऊपर कि दे नो कि बस एक दफ़ा है एंड दैट्स अबाउट इट। बेसिकली पेरेंट्स की आप बात कर रहे थे, अगर पेरेंट्स अपनी कम्युनिकेशन बच्चों के साथ खुली रखे और बच्चा आके बोले भी फ्रेंडली अंदाज में बच्चों के साथ, और सिर्फ ये ना बोले यानी एक आपसे हर चीज शेयर के बच्चा शेयर करे। और हम यूजुअली क्या होता है, हम कहते हैं गलत चीज़ है, गंदी चीज़ है, बुरी चीज़ है, नहीं पीना, ये नहीं बताते कि क्या वजूहात क्या है, इफेक्ट नहीं बताते। अब जैसे HIV एड्स, अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ ना कि ये जो निडल एक्सचेंज होता है ना, इंजेक्शंस लगाते हैं, तो उससे मालूम जी एक एडिक्ट ने दूसरी के लगाया, दूसरे ने तीसरे का, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, HIV एड्स के पेशेंट हो जाते हैं। वो अवेयरनेस ही नहीं है उनको
बिल्कुल आप अवेयरनेस नहीं दोगे, यहाँ हमारी कंट्री में अवेयरनेस का कोई काम ही नहीं होगा ना। बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीज़ों को हमने टबू बना के रखा हुआ है, तो हम कहते हैं कि उनके बारे में तो बात भी नहीं करनी, बस बच्चे को ये बता देना है कि ये गलत है, और फिर उसके जो दिमाग में सवालात रहते हैं वो वैसे के वैसे रह जाते हैं। इस पॉइंट पे लेते हैं कॉल, देखते हैं हमें शो पे किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यूसरा कैसी? याहिया बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक याहिया जी, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपके दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो। देखें, बात की ना, हमें एक्चुअली हम लोग जब बेसिक लेवल पे जब अपने बच्चों को मोरल और एथिकल वैल्यूज को नहीं सिखाते, हम देखें इसका, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम वी वांट वेरी गुड एजुकेशन, बहुत हाई फाई स्कूल में जरूर पढ़ाते हैं, लेकिन हमें उनको जो चीजें सिखानी चाहिए अखलाकियात की, वो हम सिखा नहीं रहे होते। उनको हम बड़े बड़े पिज्जा तो दिला देते हैं, बेहतरीन ब्रांडेड कपड़े पहना देते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि जब हमने ये नहीं बताते कि हमें ये हमारी क्या वैल्यूज हैं और क्या किस चीज के नुकसान है। और आपने जैसे कहा ना, तो अब ये चीजें हमें खत्म करनी पड़ेंगी। वी शुड डिस्कस कि जो चीजें बच्चों के जहन में है, आज का बच्चा सवाल करता है ना, तो उसको सवाल के जवाब देने। और ड्रग्स का जब ताल्लुक है, ड्रग्स के 3 इसके पहलू है। एक तो ड्रग्स कंट्रोल करना जो है हुकूमत की जिम्मेदारी है। आजकल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर ड्रग्स सप्लाई हुई है। और जो इन्वायरमेंट है ना बच्चों की, जो अगर उसकी जो कंपनी है वो उसको लेके तरफ जाती है ड्रग्स की तरफ। और अगर आप, मैं खुद, अगर मेरा बच्चा मेरा बेटा इंटर में पढ़ता है, मैं उसकी ये आजकल ये वॉच कर रहा हूँ कि कौन कौन दोस्त है मेरे, उससे बड़े मामला में चल रहे होते हैं कि अपने बच्चों पे नजर रखना, क्योंकि एक दफा ड्रग की अगर इसमें आदत लग गई तो उसको बड़ा मुश्किल है इससे निजात हासिल करना। तो ये जब हमें मॉनिटरिंग हम बच्चों की कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चा, और बच्चे की बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि वो किस किस्म की चीजों में इन्वॉल्व है। जाहिर बच्चा पैसे की रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ जाती है, फिर उसकी जो इसकी चाल ढाल में फर्क हो जाता है, उसके उठने बैठने में फर्क हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरा सवाल जो आपके जो गेस्ट है वो ये है कि देखिए, इतनी एक आजादी बहुत सारे बच्चों को मिल भी चुकी है, और जाहिर बात एक ओपन फिजा हो चुकी है, यूनिवर्सिटीज के अंदर भी है, यानी इवन स्कूल्स में भी चीजें आ चुकी हैं। अगर आप रियलाइज करते हैं कि मेरा बच्चा किसी ड्रग में इन्वॉल्व हो गया है और वो शदीद हो गया और मुझे देर में पता चल रहा है, तो मुझे किस तरह उसको टैकल करना चाहिए, और दूसरी बात है कि मुझे किस हद तक सख्ती करनी चाहिए और किस हद तक नरमी बरतनी चाहिए। ये मेरा थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल याया। आपने बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि आपके बच्चे ड्रग कंज्यूम कर रहे तो कैसे डील करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको यहीं से ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और आज हम ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे कॉलर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को सामने रेस किया था कि देखें, तरबियत तो अपनी करनी है, जैसे हमने ये शो पे भी इस्टेब्लिश किया कि बच्चों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और इसमें माँ बाप की तरबियत सबसे ज़्यादा अहम है। माँ बाप को अवेयरनेस देनी चाहिए अपने बच्चों को। अगर किसी चीज़ से मना कर रहे हैं तो बचपन से इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि अगर ड्रग नहीं यूज़ करने या कोई भी चीज़, ड्रग के बारे में ना भी बात करें तो कोई भी चीज़ अगर आप कह रहे हैं कि ये नहीं करना, किसी को मारना नहीं है, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी को बुली नहीं करना, तो उसकी वजूहात, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अपने बच्चों को खुले तरीके से एक्सप्लेन करें, ताकि किसी किस्म की क्यूरियोसिटी अगर हो तो एक तो डायलॉग मेंटेन हो जाए, बच्चा आपसे बात कर सके और आपसे कह सके कि ठीक है आपने मुझे ये बात बताई है तो इसलिए बताइए, उसलिए बताइए। थोड़ी बहुत आप में और आपके बच्चे में फ्रैंकनेस मेंटेन हो, ताकि वो डरे नहीं माँ बाप के पास आने से अगर किसी किस्म की मुश्किलात का सामना कर रहा है। दूसरी चीज़ यही, जो अब हम जो टॉपिक को डिस्कस करने वाले वो यही है कि अगर आपका बच्चा, आपको लगता है कि स्कूल में इतना ज़्यादा, फिर भी बच्चे, मुझे लगता है कि ए लेवल्स तक या इंटर तक बच्चे अपने माँ बाप के थोड़े कंट्रोल में होते हैं, ज़रा डर बैठा हुआ होता है, तो इतना नहीं। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफिकली जाते हैं तो ये मसाइल ज़्यादा नज़र आते हैं। ज़ाहिर है ए लेवल से या इंटर से जब आप जाते हैं कल्चरल चेंज होता है, आपको लिबर्टी ज़्यादा मिलती है, आज़ादी ज़्यादा मिलती है यूनिवर्सिटी में। तो जब पता चले कि आपका बच्चा किसी किस्म के ड्रग कंजम्पशन में, चाहे वो बहुत ही छोटे लेवल पे कैजुअली अपने दोस्तों के साथ शीशा कैफ़ेज़ में बैठना ही क्यों ना हो या कैजुअली स्मोक करना ही क्यों ना हो, किस तरीके से आप उस वक्त रोक सकते हैं कि वो एक्सट्रीम एडिक्शन की तरफ ना आ जाए। तो इसी हवाले से डॉक्टर तारिक, पहले आपकी राय लेंगे। जी, उसमें देखें, एक जैसे उन्होंने, जो आपके कॉलर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि हमारे यहाँ दौड़ लगी हुई है कि बच्चे को अच्छा स्टूडेंट बनाना है, उसने पहले फर्स्ट लेना है या पहली पोजीशन लेनी है, तालीम में बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन वो चाहे वो इंसान अच्छा नहीं बने।
बात यह है कि आप उसको तालीम में भी अच्छा करें, उसको इंसान भी अच्छा बनाएं जी उसकी तरबियत, जो पहली तरबियत होती है वो माँ की गोद होती है ना। जी जितने बड़े बड़े लोग बने हैं वो माँ की गोद से बने तरबियत। जी तो माँ की तरबियत होती है, उसके बाद पे बाप का रोल होता है, दोनों मिलके उसको प्ले करते हैं रोल को। तो हमारे यहाँ जो तरबियत का फुकदान है, पहले देखे ना कितने वो होते थे कि वो गली में महल्ले वाला कोई सिगरेट पी रहा है तो किसी महल्ले वाले ने देख लिया, वो जेब के अंदर डाल लेता था। इज्जत एहतराम था, डर इज्जत भी होता था थोड़ा। थी जी, फूफी की एहतराम है तो चचा का। हमारे रिश्ते जो थे वो ख़त्म हो गए, जो उसमें मालूम है खालू का मामू का सबसे डरता, वो बच्चे के ऊपर सबकी वॉच होती थी जी अब वो उसकी वॉच ख़त्म हो गई इस बच्चे पे से ना। तो अभी जो माहौल, जो अगर कोई किसी के बच्चे को बोलता भी है ना तो वो मालूम है जी नाराज़ हो जाते हैं, हालांकि किसी अच्छे लिहाज से उसको समझाया जाता है। मैं समझता हूँ कि वालिदैन का बड़ा और फिर उसके बाद टीचर्स का आजकल टीचर्स की आप क्या बात कर रहे हैं, बच्चे टीचर्स की रिस्पेक्ट थोड़ी टीचर्स करते थे, कहते हैं आपको हमारे फीस में से ही तो आपको सैलरी मिलती है, आप क्या बातें कर रहे हैं। जो माँ बाप जिस तरह डील करते हैं, पहले तो ये होता था कि अगर टीचर ने डांट दिया तो ठीक है, लेकिन अब तो माँ बाप लड़ने चले जाते हैं टीचर से ना। स्कूल में लड़ाइयाँ होती है प्रॉपर। टीचर क्या करेगी? तो टीचर का बुनियादी रोल है कि घर के बाद वो एक काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड करता है उनके साथ, टीचर्स के साथ। तो ये दो लोग ठीक हो जाए ना, वालिदैन और टीचर, कोई बच्चा नहीं बिगड़ेगा। बिल्कुल इनकी बात से मैं भी इत्तेफाक करती हूँ कि हमारे पास तो अब ये जो है बच्चों को ऑब्ज़र्व करना और उनके साथ बैठना या करना, वो तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। साथ साथ ये भी तो हो रहा है ना कि हमारे पास जो एक चाय और उसका जो एक ट्रेंड चला हुआ है कि चाय खाने हैं या जो भी बाहर हम जो स्ट्रीट्स पे ही देख रहे हैं, वहाँ पर ये ढाबाज पे, उस पर क्या हो रहा है, यंग बच्चे बच्चियाँ मैं मोस्टली उनको देख रही हूँ और उनके साथ उन्हीं के टीचर्स बैठे हुए होते हैं और वो भी उनके साथ जो है उसी तरह से उस चीज़ को ले भी रहे। इवन पुलिस वाले वहाँ सामने खड़े हुए होंगे लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उनको जाके कहें कि आप ये यहाँ नहीं करें। इवन फैमिलीज बैठी हुई होंगी, वो कहेंगे यार हम कुछ नहीं कह सकते इन लोगों को। असल में सी आप दोनों जो बात कर रहे हैं ना, उसका नेट रिज़ल्ट कंक्लूजन एक ही चीज़ है, लाइक यू सेड, फैमिलीज़ का उठना बैठना कम हो गया है सिंस देर आर बाहर चले गए हैं मुल्क से या सब अपने अपने लाइफ्स में बहुत बिजी हैं। तो बच्चों के पास ऑप्शन फिर कौन बचा है? फ्रेंड्स ही बचे हैं, फ्रेंड्स का सर्कल ही बचा है। और अब बाहर जाने का ट्रेंड इतना ज़्यादा है, इट्स सो नॉर्मल, मॉल में जाना, हैंग आउट करना, चाय कैफ़ेज़ पे जाना, इकट्ठे बैठना, कि कोई नई चीज़ नहीं मानी जाती उसकी। अच्छा, असल में इसको थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ भी लिया जाता है कि अगर कोई कहे कि हम तो बड़ी लिबरल फैमिली हैं, हमारे बच्चे, हमारे तो बेटा बेटी भी बिल्कुल सेम है, दोनों बाहर चले जाते हैं, तो उनको ये समझ आता है कि लिबरल होने का मतलब क्या। लिबरल होने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चे को अलाउ कर देंगे जिसके साथ भी दिल चाह रहे चला जाए। दिस इज कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, इन्फेक्टिव कॉम्प्लेक्स है ये जब आप कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, साइकोलॉजी में है ये, कॉम्प्लेक्स में जाते हैं आप। हम लोग पीले स्कूल के पढ़े हुए हैं, यानी पीला सरकारी स्कूल के नीचे हम उस पर दरी पे बैठ के पढ़ने वाले थे। वो हमने पीएचडी कर लिया और पाकिस्तान में एक ही नार्कोटिक की पीएचडी है। बात यह है कि हमने बड़ी गुर्बत में टाइम गुजारा, लेकिन हमारे सामने एक मिशन था, हमारे वालिदैन ने हमको वॉच रखा हुआ था। तो हमने किया, वरना हम भी अभी बच्चों को तमाम आपने फैसिलिटीज़ दे दी, हर चीज़ दे दी है, रिजल्ट ज़ीरो है ना। असल में एडिक्शन के साथ एक ये भी चीज़ सबने समझनी ज़रूरी होती है कि देयर इज़ अ मिसयूज़ एंड देयर इज़ एन एडिक्शन। आप एडिक्शन में किस चीज़ को मिसयूज़ कर रहे हो, चाहे वो ड्रग हो या अल्कोहल हो, तब जाके, एंड स्पेशली एवरी डे अगर आपका हो रहा है एंड यू कांट स्टे विदाउट इट, आप दिन भर फंक्शन नहीं कर सक रहे, आपका बच्चा नहीं फंक्शन कर सक रहा, आपका बच्चा आइसोलेट हो रहा है, ये साइन सिम्टम्स तो देखने के हैं पेरेंट्स के पहले कि बच्चा आइसोलेट हो रहा है, अकेला हो रहा है, दोस्तों में ज़्यादा क्यों जा रहा है, घर में नहीं बैठ रहा, फोकस नहीं कर सक रहा, सो बहुत ज़्यादा रहा है। इन सिम्टम्स के बाद अगर पता भी चलता है, जैसे उनका क्वेश्चन था कॉलर का, कि पता भी चल जाए, देन व्हाट डू यू डू नेक्स्ट। अब अगर आपका फुल ब्लोन एडिक्शन हो गई है बच्चे की, तो आपने उसको अपार्ट फ्रॉम थेरेपी रिहैब में अगर नहीं डालना, यू नीड टू मोटिवेट द चाइल्ड, बिकॉज सी रिलैप्सेस भी होते हैं और लैप्सेस भी होते हैं। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा क्लीन जा भी रहा है और अगर एक दफ़ा उसने स्लिप कर दिया, जिसको हम बोलते हैं लैप्स, अगर आपने सिगरेट क्विट कर दी और अगर आपने एक पी लिया, लेट्स से 1 महीने में, वो आपका लैप्स हो गया एंड यू आर क्लीन अगेन, सो दैट्स अ लैप्स, इट्स नॉट अ रीलैप्स। रिलैप्स फुल ब्लोन तब होता है जब आपने क्लीन छोड़ दिया हो, एडिक्शन या उससे बुरी एडिक्शन, आपको उससे बुरी, आपने क्लीन हो, आपने छोड़ दिया, एंड देन यू गो बैक टू द होल थिंग, एंड दैट्स वेयर द फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप
अपने चाइल्ड को यही शेम करते रहेंगे कि तुमने फिर शुरू कर दिया, हमने बोला भी था, हमारी नाक कटवा दी, वो कभी खुल के सामने आएगा ही नहीं, आपसे हेल्प ही नहीं मांगेगा, छुप के करेगा, आपसे हेल्प ही नहीं मांगेगा, मुझे हेल्प की जरूरत है, मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ, कम एंड डू समथिंग। बिल्कुल, हम मेरे यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हमारे पास एक कॉलर देखते हैं हमें शो पे किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं पेशावर से नजमा बोल रही हूँ। मैं आपका प्रोग्राम काफी देर से देख रही हूँ, बहुत अच्छी डिस्कशन जा रही है। मेरा ये है कि आप बच्चे के ऊपर वो करने के बजाय अगर पेरेंट्स की काउंसलिंग करें ना, पेरेंट्स को बताएं कि ड्रग्स का क्या नुकसान है, या मतलब वो बच्चों को किस तरह, बच्चा तो इतना नहीं समझता, पेरेंट्स ही आगे बच्चों को चलाते हैं। आजकल क्या हो रहा है, पेरेंट्स को स्मार्टफोन मिल गए हैं, वो सारा टाइम उसमें पेरेंट्स बैठे होते हैं, बच्चा जो भी कर रहा है जिसके साथ भी उसे भी दे दिया है, फोन पकड़ा दिया है, चेक है नहीं पेरेंट्स की तरफ से। थोड़ा सा पेरेंट्स को स्कूलों में जाए, चाहिए ग्रुप्स जाए और इन जगह के वहाँ पे जरा सा एक होना चाहिए कि स्कूल में 9-10 की जो स्टूडेंट्स हैं उधर जाके ये NGOs वाले जाएं और अपनी डिस्कशन वहाँ जाएं और बच्चों को पता चले कि वहाँ की ये क्या बुराई है, और वहाँ पेरेंट्स को भी इनवाइट करें। तो आई थिंक हमारे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है इस चीज में, थोड़ा सा पेरेंट्स को समझाना चाहिए। एब्सोल्युटली, बस यही कहना था कि पेरेंट्स की काउंसलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा इस्लाम अपने मजहब को भी सामने रखें कि क्या बच्चे को बताएं कि हमारे मजहब में किस किस चीज को मना किया गया है, या जो चीज भी है उसको मजहब की तरफ लगाएं, तो आई थिंक ये बच्चा से थोड़ा दूर हो जाएगा इन चीजों से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। प्रिवेंशन, ज्यादा नशा तो उसने शुरू कर दिया, आई थिंक बहुत मुश्किल है इलाज, लेकिन पहले से एक चीज आ जाए कि ये बुराई है, इससे बच के रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इसमें जो इन्होंने बताया उसका प्रिवेंशन के बारे में, जी इन्होंने जो खातून का जो आया था उसका जवाब ये है कि जो काउंसलिंग होती है, पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, ताकि उनको बताया जाए कि बच्चा आपका कि किस तरीके से उसकी तब इवन मैरिज काउंसलिंग होती है कि आपको मैरिज लाइफ किस तरह गुजारनी चाहिए मसला आपका। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पर है ना, जो इशू एक मैं रेज करना चाहूँगी कि काउंसलिंग की किसी भी किस्म की आप बात करें, मैरिज काउंसलिंग की बात कर लें, ड्रग रिहैबिलिटेशन की काउंसलिंग की, साइकोथेरेपी की बात कर लें, हमारे यहाँ काउंसलिंग को इतना बड़ा टैबू बनाया हुआ है कि काउंसलिंग तो सिर्फ पागलों को चाहिए होती है, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनको काउंसलिंग। 1988 में मैंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा काउंसलिंग का UK से बुलाए, वहाँ के चेयरमैन थे और उन लोगों को बुलाया। काउंसलिंग का पहला 1988 में मैंने एक सेमिनार किया था, उसमें आगा खान के भी कुछ डॉक्टर्स को बुलाया था। हम काउंसलिंग कोई नहीं जानता था काउंसलिंग क्या है। अच्छा, वाकई आपने जो बोला ना, वो ये समझते हैं कि क्या पागल है, में काउंसलिंग की जरूरत है। एक तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है ना अपने को एडमिट। इसी तरह अभी प्रिवेंशन की बात हो रही थी, बात ये कि देखें, आप टीचर ट्रेनिंग कराएं या कुछ भी ट्रेनिंग कराएं, वहाँ पैसा खर्च होता है ना जी। हम एक NGO, हमारे पास तो पैसा नहीं होता ना जी। अब यहाँ CSR डिपार्टमेंट है ना जी, CSR डिपार्टमेंट आप जानती है ना, जो गवर्नमेंट या प्राइवेट, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इन चीज़ों पे लें। लेकिन नार्कोटिक ऐसी फील्ड है, कोई उस पर हाथ नहीं लगता सिवाय नेशनल बैंक। नेशनल बैंक मुझसे यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह स्पॉन्सर करता है प्रोग्राम्स को ना जी। सिर्फ एक वाहिद है पाकिस्तान में जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हैं इसके हवाले से। और तमाम आप लोगों के चैनल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पर, मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो बात यह है कि और दूसरे जो CSR डिपार्टमेंट है ना, वो भी तो हेल्प करे ना। अब जैसे टीवी के ऊपर हीट स्ट्रोक के बारे में इतना, जब हीट स्ट्रोक होता है कितना रेगुलरली कंसिस्टेंटली रीइंफोर्स कर करके देते हैं, यही चीज़ अगर थोड़ा सा निकाल के अबाउट ड्रग एजुकेशन दे दें, जो और किस लिए एजुकेशन ना दें, सिर्फ पेरेंट्स के लिए एक रिमाइंडर दे दें कि यू नीड टू सिट एंड स्पीक टू योर चिल्ड्रन, बिकॉज जैसे अभी आपकी पहली कॉलर ने कहा था कि प्रिवेंशन के लिए क्या करें। प्रिवेंशन यही है कि आप वेट ना करेंगे आपके बच्चा उस चीज में घुस जाए, जब यूज करे या यूज करे उसके बाद में जाके, उसके बाद आप उससे पहले डिस्कस करो, आप उससे पहले बिठाओ, बोलो अच्छा व्हाट डू यू थिंक, उसकी राय लो। ये नहीं सिर्फ अपनी सुनो, आप उसकी भी राय लो कि उसको क्या लगता है, बिकॉज बच्चे तो समझते हैं बड़ा फैंसी चीज है, बड़ा मजा आता है, आप सुनो तो उसका आगे से ओपिनियन क्या है। और सबसे बुरी चीज होती है जब बच्चे ये सोचते हैं कि इनको तो कुछ पता है, माँ बाप को क्या पता होगा, वो सबसे बुरा होता है। पेरेंट्स को ना इन्वॉल्व होना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं अभी 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, मुझे गेम्स वगैरह से इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो अब मैं अपने बेटे को ऑब्जर्व कर रही थी, फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि चलो मुझे भी बताओ ये कैसे खेलते हैं, ये Xbox है और ये PSP है और इसको मुझे बताओ। मैं उसके साथ इन्वॉल्व हुई, कितनी बातें उसने उस दौरान मेरे साथ की हैं
कि मैं सरप्राइज़ हो गई कि मुझे पता ही नहीं थी जो बातें हैं, और मैं उसको और अच्छे से अब कैसे उसको डाइवर्ट करना है मेरे जहन में है कि मैं उसको ऐसे लेके चलूँगी। तो बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। आपने डिनाइल की भी बात की थी कि पेरेंट्स बहुत डिनाई करते हैं कि हमारे बच्चे के साथ तो ये नहीं है। जी, दैट एड्स टू द प्रॉब्लम। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई कभी आके बता भी दे या कभी इस तरह सामने भी आ जाए ना, आप बहुत क्लियर साइंस भी होते हैं कि अगर सिंपल स्मोकिंग की अगर मैं बात करूं, कोई बच्चा अगर घर में स्मोक कर रहा है या घर के अराउंड ही स्मोक कर रहा है, तो क्या माँ को नजर नहीं आ रहा होगा कि वो 15-15 20 मिनट बाहर है, कपड़ों से स्मेल नहीं आती होगी? अच्छा देखिए, मैं आपको बहुत आसान होता है जो ड्रग्स है ना, हेरोइन है, जैसे आप हेरोइन वो बाथरूम के अंदर स्नफिंग करता है, वो लेकिन वो नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। बात ये है कि वो इतनी देर जो करवाए बाथरूम के अंदर क्यों है इतना टाइम ना? हाँ, ये किसी ने देखा नहीं, कोई नहीं देखता। मैं बहुत पेशेंट को डील करता हूँ, उनके बहुत उसको कोई नहीं देखता ना कि ये पेशेंट की बड़ी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बड़ा वॉच रखना है, अपने बच्चे के लिए फिक्रमंद होना चाहिए। But that's what I said, any unusual behavior, चाहे वो बाथरूम में देर तक हो, चाहे वो सो ज्यादा रहा हो, these are the symptoms, these are the signs कि you need to किसी पॉजिटिव चीज़ में दिलचस्पी नहीं ले रहा। एक तो चीज़ हमारी हेल्दी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं जी। अनलकीली ये कि हमारे जो ग्राउंड हैं उन पे कब्जे हो गए, मालूम है वो जो ग्राउंड खेलने के थे उन पे कब्जे हो गए, उन पे घर बन गए या प्लाजे बन गए, बच्चों से उनकी चीज़ें छीन ली। पहले हमें याद है हम हॉकी खेलते थे, मैं लालू खेत में पैदा हुआ था जहाँ मेरे चारों तरफ ड्रग्स बिकती थी। मैंने जो होश संभाला तो तमाम ड्रग्स, यानी मैंने अपनी आंखों से ड्रग बिकते हुए देखी है, तमाम चीज़ें। लेकिन हमें हेल्दी एक्टिविटीज़ फैमिली ने प्रोवाइड कर दी, भाई तुम्हें खेलना है और पढ़ना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। हेल्दी एक्टिविटी के अलावा अगेन, बिकॉज आई एम अ थेरेपिस्ट, फॉर मी मेरे नज़र में माँ बाप का बच्चों से कम्युनिकेशन खुला ओपन रखना, अपने आप को अवेलेबल रखना, अपने आप उनकी नेगेटिविटी, उनकी जो जिन चीज़ों से हम डरते हैं कि कल को हमारा बच्चा हमसे ये ना पूछ ले, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आई डोंट डिसएग्री विद द फैक्ट कि प्लेग्राउंड्स बहुत ज़रूरी हैं, दिस इज़ ऑल देयर, बट व्हाट हैज़ टू बी कांस्टेंट इज़ योर अवेलेबिलिटी। चाहे बच्चा आपका 2 साल का हो, 8 साल का हो, 12 साल का हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन इतनी सही है, आप बच्चे को बता रहे हो कि अगर आपने स्टेप आउट भी करना है, एंड आई एम ट्रस्टिंग यू, घर के अंदर हमारा भरोसा आपके ऊपर है। ठीक है, आपसे अगर एक दफ़ा स्लिप हो भी गया, अगर आपने एक दफ़ा सिगरेट पी भी लिया, इट्स ओके, व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, हम बात वहीं ख़त्म कर देते हैं, अच्छा अभी कर दिया दोबारा मत करना। बट थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे जाते हैं, हम कहते हैं अच्छा आपको क्या लगा था हमारे यहाँ से। लेकिन ये समझा जाता है ना, अगर किसी ने सिगरेट पी है और आप उस बच्चे से बात करें कि अच्छा कैसा लगा, तो इसका मतलब आप बच्चे को शेयर दे रहे हैं कि ठीक है कर ली, कोई बात नहीं। कैसा लगा ये नहीं कि आपको, हाँ कैसा लगा, येस, बिकॉज यू हैव टू आस्क द किड। बच्चा बोलेगा मुझे मजा आया, या मुझे गिल्ट फील हुआ, या मुझे शर्मिंदगी हुई, आपके लंग्स को ऐसे कर रहा है, ये बट दैट्स योर क्यू, सी दैट्स योर बैंक ऑफ वर्ड्स। जो आप अपने, अगर बच्चा कह रहा है बड़ा मजा आया, मुझे तो लगा मैं बड़ा माचो और हीरो हूं, तो आप अकॉर्डिंगली बच्चे को हैंडल करो। अगर बच्चा कहते हैं मुझे तो बड़ी गिल्ट फीलिंग हुई और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ और मेरी तो लंग्स खराब हो गई, आप अकॉर्डिंगली, बट आप बच्चे को अपने ऊपर से ही सब अपनी डिक्शनरी वाली अपने पर्सपेक्टिव से हर चीज़ आप दे रहे हो, तो यू डोंट नो व्हाट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू। एंड बड़े के साथ भी यही, आप अपनी तरफ से तो लाइक अ टीचर आपने टीच कर दिया सब कुछ, बट बच्चे का अपना रोल किधर है। अच्छा, मेरा जो है ना इन दोनों से यही सवाल है, एक जो इसी के साथ है रिलेटेड, कि जब बच्चा अगर ड्रग्स लिया हुआ है उस वक्त तो वो सेंसेस में नहीं होता, कि पेरेंट्स उसको अगर कुछ कह भी रहे ना, वो तो उसके सर से गुजर जाता है, कि वो सामने वाला सुनता ही नहीं है कि हाँ कि हाँ आप बोले जा रहे हैं, उस वक्त नहीं है। तो आप दोनों थोड़ा सा इस पे ब्रीफ करें कि वो कौन सा टाइम होता है कि आप उस बच्चे या बच्ची से डिस्कस कर सकते हैं जब वो होश में हो। होश में तो वो नहीं होगा। ड्रग्स है क्या, ये तो आपने पूछा ही नहीं ना, ड्रग्स है क्या? ड्रग्स है क्या? और दूसरा ये बुनियादी जो चीज है, वही बात है ना, हम बच्चे को इतना एम्बैरेस कर देते हैं कि तुमने ये किया, तुमने ट्रस्ट तोड़ दिया, आज तक हमारे खानदान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग क्या मुंह, इतना आप बच्चे को गिल्ट में मार देते हैं कि कल को अगर उसको बोलना भी हो कि बेटा कोई बात नहीं हो गया, अब बताओ हम नेक्स्ट स्टेप क्या लें तुमको ठीक करने के लिए, कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप और तुम कौन लोग हैं, वो इन्फॉर्मेशन के बदले से भी थोड़ा सा इमोशनल सिनेरियो सामने आ जाता है ना कि क्या। एंड व्हेन यू सेड कि कब बात करनी चाहिए, जब बच्चा अपने बिल्कुल वनरेबल स्टेज में ना हो,
जब वो ब्रोकन ना हो, जब वो शैटर्ड ना हो, जब वो थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करके अपने आप को एक्सप्लेन कर सके, नॉट जब आपकी नीड और आप गुस्सा हुए और आपको सवालों के जवाब चाहिए मतलब कि दोनों हमें तरफ से बताओ। ऐसा ना हो कि आप भी ज्यादा जज्बाती ना हो, वनरेबल ना हो, और बच्चा भी ज्यादा जज्बाती वनरेबल बिल्कुल। ना हो। सो व्हेन यू आर एट दैट काम लेवल, जब आप बच्चे को बैठ के बच्चा समझ के बात कर सकें या इंसान समझ के बात कर सकें, दैट्स द टाइम जब आप पूछें कि ओके क्यों क्या, तब वो उसको मौका तो दें समझाने को कि वो पेयर प्रेशर था, सोशल प्रेशर था, पढ़ाई का प्रेशर था, क्या चीज़ है कि वो हैंडल नहीं कर सक रहा, जिससे वो भाग रहा है और इस चीज़ की तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें लेना एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जनरली आप अपने बच्चों को किस तरह प्रिवेंशन की तरफ लाएं। कुछ बच्चे जो कि ऐसी एज में आ चुके हैं कि 20 साल 21 साल, ज़ाहिर है वंस आप ए लेवल से एंटर से यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्योंकि ये तो मैंने अपने अंदर भी एक चेंज देखा था कि आपको लगने लगता है कि भाई अब तो हम इंडिपेंडेंट हैं। स्पेशली अगर आप यूनिवर्सिटी में, ये मैंने बहुत देखा है, जब फैमिली से आप बाहर दूर जाते हैं यूनिवर्सिटी पढ़ने, तब आपको लगता है वो नहीं होता यो लो, यू ओनली लिव वंस, और हर चीज़ ट्राई कर लो और सब कुछ कर लो, उसके बाद हमने ग्रेजुएट हो जाना। ये बड़ी इस तरह की बहुत, ये तो यूनिवर्सिटी में बहुत स्कूल अथॉरिटी होती है, ग्रेजुएट हो जाना है, फिर तो वही 9 to 5 है और हमारे तो रगड़ा लगना है, तो अभी जितनी पार्टी कर सकते हैं कर लो। उस चक्कर में बहुत सारे लोग जो है ना वो लेफ्ट राइट होते हैं। उसका जवाब ये है कि हमारी ना दीन से दूरी है ना, मज़हब कोई भी हो ना, कोई भी मज़हब गलत चीज़ की तरफ, कोई सा भी चाहे वो मज़हब हो, वो कभी गलत चीज़ की या ड्रग या किसी की तरफ नहीं लेके जाता। हम लोग दीन से दूर हो गए। हमें एक किताब मिल गई है अच्छी, कुरान पाक, जिसमें खुल के हर चीज़ बताइए। सूरह निसा पढ़ रहे हैं, औरतों के मसाइल, हर चीज़ के मसाइल। लेकिन आपको पता है यहाँ पे हमारे नहीं बताए जाते। हमारा अवेयरनेस और इंटरप्रिटेशन का इतनी कमी है कि ये शर्म और हया महसूस की जाती है बता, जबकि कुरान पाक खुद बता रहा है। वो हमारे जी पेरेंट्स या बड़े भाई बहन वो नहीं बताते। कुरान पाक खुल के बता रहा है कि ये चीज़ें, मालूम इस चीज़ पे कोई, अगर कोई सेक्स की चीज़ कुरान पाक बता रहा है, सेक्स का जिक्र है हर चीज़ का, मगर यहाँ पे अगर किसी को बता दो बोलो तो बोलेगा कितने बेहया लोग हैं। हाँ नहीं, लेकिन ये भी है एक और चीज़, ये अवेयरनेस की मैं आपको बता दूं कि किस कदर हमारे यहाँ कमी है कि इस्लाम में बहुत अवेयरनेस है। यूनिवर्सिटी में पढ़ा था जस्टिस जवाद ख्वाजा ने, उन्होंने सोचे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं एक बार, उन्होंने ये केस डिस्कस किया था कि एक ड्रग एडिक्ट के साथ, वो केस जब अपने टाइम पे टेन्योर पर वो बातचीत कर रहे थे, तो ड्रग एडिक्ट को बोल रहे हैं कि अच्छा आपने ये ड्रग कंज्यूम किया, ये उसके पास से निकला है। वो कहते हैं जी कुरान में तो लिखा है कि इंटॉक्सिकेंट्स और गैम्बलिंग के बारे में बड़ी ओपनली बात की, ये तो एक्सटेसी है, एक्सटेसी तो थी नहीं उस जमाने में, तो ये तो बात ही नहीं हुई उसके बारे में। अब आप इस तरह की चीज़ों के बारे में फिर आप कैसे उनको रिएक्ट करेंगे? जो चीज़ आपको, जो आपके ब्रेन में ना, आपके दिमाग में जो चीज़ तब्दीली लाए ना, तब्दीली लेके आए वो नशा होता है ना। बिल्कुल तब्दीली लेके आए वो नशा होता है। एक मुझे याद है कि एक बहुत पहले एक अदाकार थे मुझे लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री के मिले, बोलने कि मैं शराब तो पीता हूँ लेकिन मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन नमाज में मुझे, मैं बिल्कुल भी आयत आगे पीछे नहीं करता तमाम चीज़ें। तो उनसे काफ़ी लंबी मेरी बात हुई थी, खैर पे मैंने उनको समझा दिया था। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जी। तो उसमें यह है कि हमारे पास सबसे बेहतरीन चीज़ कुरान पाक है, उसको बच्चों को हम, वो गाइड है, बच्चों को हम उसके ज़रिए गाइड करें, उनकी काउंसलिंग करें, बच्चों की काउंसलिंग करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, प्रिवेंशन के लिए ना जी जो इदारों को बढ़ना चाहिए आगे ना, जो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट इदारे हों, प्रिवेंशन बेसिक चीज़ प्रिवेंशन है, बाद में ट्रीटमेंट या रिहेबिलिटेशन बाद में आता है। आप पहले उनको बचा तो लेना इस चीज़ से, उनको बता तो देना। तो अब ये कि मैं आपके चैनल के तवज्जो से बोलना चाहूँगा कि जो दूसरे डिपार्टमेंट है, सबका CSR डिपार्टमेंट बना हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनी का, जो इस चीज़ के लिए उनके पास फंड्स होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये नार्कोटिक पे वो 1 रुपये नहीं देते। वो इनसे मोहब्बत करें, इनसे नफरत नहीं करें। अब आप देखें ना, 76 लाख लोगों को ऐसे तो नहीं फेंक सकते ना। बिल्कुल
एक बड़ी आबादी है 76 आई लाख। फील गवर्नमेंट मीडिया ये सब तब ठीक है आपको एज अ रिमाइंडर देने के लिए ठीक है, या अगर आपको बिल्कुल ही आप इग्नोरेंट हो, आपको पता ही नहीं कि ड्रग्स क्यों और इससे क्या होता है। हमारी कौम काफी कुछ पता है, हमारी कौम को सब कुछ पता है। तो लाइक आई सेड कि उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, उनको एक रिमाइंडर देने की जरूरत है और उनको सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए जरा। ऑनेस्टली आई डोंट फील कि ये इतना हमारा पूरा गवर्नमेंट का काम है या फिर मीडिया का। देयर सपोर्ट सिस्टम्स, अगर वो सपोर्ट कर लें तो ठीक है। अब गवर्नमेंट और मीडिया घर घर घुस के तो नहीं बोलेगा प्लीज़ आप अपने बच्चे को सही कर लें, बिकॉज सिर्फ बच्चा नहीं है वो, उससे पहले जो पेरेंटल प्रेशर्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो एजुकेशनल प्रेशर आ रहा है, वो तो इस कहीं पे गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ऑल दे कैन डू इज जस्ट टेल यू कि आपने ये काम करना है। मगर मैं आपकी एक बात से इख्तलाफ करूंगा, हमारी गवर्नमेंट ने ना, अब जैसे एक मेरे जैसे और भी लोग हैं, उनके पास उनके डिपार्टमेंट, जो एंटी नार्कोटिक डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में कोई एक्सपर्टीज नहीं है जो उनको बताए, उनको एक्सपर्टीज लेते ही नहीं ना वो। अब जैसे मैं हमारे उस्ताद मंशात कहलाता हूँ ना, पीएचडी, कभी गवर्नमेंट ने मुझे नहीं बुलाया कि आप यहाँ पे एज ए एडवाइज़र या एज ए कंसल्टेंट आप काम करें, इस चीज़ को रोकें। वो एक लेके आ जाते हैं बिल्कुल अनप्रोफेशनल बंदा ना। बिल्कुल, तो यहाँ पे वही बात आई कि एडिक्शन को बेसिक लेवल पे जो हमारे मैसेज हैं वो एज अ बीमारी तो नहीं कंसिडर करते। वो तो कहते हैं भाई ये तो हमारी सोसाइटी पे बर्डन है, लोग अगर कोई एडिक्टेड है तो ये तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक बीमारी डिक्लेयर कर चुका है, ये एक बीमारी है, एडिक्शन बीमारी है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से गवर्नमेंट लेवल पे उनको जो माहिरीन है उनको नहीं लिया जाता। डॉक्टर साहब, बात वहीं आती है, अवेयरनेस की कमी है उस एरिया में। ये जो एजुकेटेड फैमिलीज होती हैं जिनके बच्चे ड्रग्स कंज्यूम कर रहे होते हैं, वो इसको एज अ बीमारी, इसको एज अ प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, फिर वो अपने बच्चों को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी लाते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक 200 से लेके 1000 रुपये पर डे की ड्रग्स इस्तेमाल करता है, 200 से 1000। अब आप उसको चले, मैं एक 5,000 रुपये महीना ले लें आपने, वो 5,000 रुपये महीना, अब आप 76 लाख को 5,000 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे, वो करोड़ अरबों रुपये महीने की ड्रग्स पी जाते हैं। एक तो पी जाते हैं, ठीक है, नुकसान। दूसरे उनकी हेल्थ, उनका लीवर, किडनी, वो हेल्थ पे खर्चा। उसके अलावा वो एक अपने घर का खुद कफील होता है, वो अपने घर को कमा के नहीं देता। आप नुकसान देखें उसके कितने। बिल्कुल सोशल इकनॉमी हर लिहाज से तमाम लॉसेस हैं। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट हो या पेरेंट, कोई भी ना, कोई प्रैक्टिकली काम पाकिस्तान में नहीं हो रहा ना। रिसर्च नाम की अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा इदारा है नायडा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज़, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, यूएस गवर्नमेंट का, जो ड्रग्स पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। मैं जाता हूँ हर साल वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में, रिसर्च पेपर जाके पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पे कोई रिसर्च का एक इदारा, एक यूनिवर्सिटी है, एक छोटा सा इंस्टीट्यूट तक नहीं खोला हुआ है। डॉक्टर साहब, इसी अगर हम ड्रग एडिक्शन पे अगर बाहर वाले को बार बार ब्लेम करते रहें कि अगले ने नहीं किया, दैट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन होम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन हाउस। बच्चा आपका वनरेबल है, ससेप्टेबल है, वीक है, उसकी विल पावर नहीं है, चाहे अब उसके मुंह में ज़बरदस्ती कोई बाहर से लाके तो अगर डाले। बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जिसमें फोर्सफुली आपको ड्रग किया जा रहा होगा, ज्यादातर तो विलिंगनेस से ही करते हैं, एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी, वो दोस्तों की मोटिवेशन होती है ना, कि फ्रेंड्स की मोटिवेशन दैट्स व्हाट आई एम होती है। सेइंग। तो हम बल्कि एक आउटर बाहर के सर्कल को देखें, हमने एक इनर छोटे सर्कल को पहले देखना है कि आपके माहौल के अंदर क्या हो रहा है। ये तो एक बहुत बड़े लेवल पर आ जाता है व्हेन यू गो टुवर्ड्स ड्रग्स एंड गवर्नमेंट एंड मे बी मीडिया एंड रिसर्च सेंटर्स। देखिए माँ बाप का सबका सबने अपना रोल प्ले करना है। हाँ, those are facilitators. किसी एक पे डिपेंड नहीं करना हमें, सबने अपना अपना रोल प्ले करना है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वही बात है ना कि प्राइमरी रोल जो है वो एक इंडिविजुअल का, एक इंडिविजुअल फैमिली का होता है। एंड जब एक बच्चा सफर कर रहा होता है तब पेरेंट्स को ये बिल्कुल परवाह नहीं होती है कि टीवी पे क्या दिखा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है, हमारी रिसर्च नहीं है, मिला कहाँ से। उसको सिर्फ यही होता है मेरा बच्चा इससे निकल जाए। उन पेरेंट्स को परवाह नहीं है कि अभी हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, हम दे जस्ट वांट द चाइल्ड टू रिकवर, द चाइल्ड टू बी फाइन। अगर कोई बच्चा या कोई भी आपके घर में फैमिली मेंबर्स, काफ़ी बार तो अल्कोहलिज्म अगर देखा जाए तो कितने ज़्यादा तो फादर्स ऐसे होते हैं जिनके ख़ानदान ख़राब हो जाते हैं या फैमिली सफ़र कर रही होती है क्योंकि वो एडिक्ट्स होते हैं, गैम्बलिंग एडिक्ट्स होते हैं। और हमारी कुछ कम्युनिटीज़ होती है बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा है, एक बाप सिगरेट पी रहा है, वो बच्चे के लिए बाप रोल मॉडल होता है, उसका जो आइडियल होता है बाप होता है। जब
बाप सिगरेट पी रहा है तो क्या बच्चे से आप उम्मीद रखें नहीं पिएगा? बिल्कुल या बिल्कुल सही बात है। अल्कोहल पी रहा है बाप घर में तो बच्चा भी बल्कि पिएगा। यहाँ ये तो बहुत, हम तो बहुत एडवांस चले जाएंगे अगर हम ये बात कर लें कि फीटस जो है वो भी तो डिपेंडेंट हो जाता है इन ड्रग्स के साथ अगर पेरेंट्स की होती है। बिकॉज पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। अ लॉट ऑफ पेरेंट्स से कि हमने अपने बच्चे को बोला है कि आपको पहला सिगरेट पीना हो या पहला अपना शराब पीना हो, हमें बताओ, हम आपको सिखाएंगे कैसे करना है, कितना कंट्रोल में करना है, कितना सही है, कितना गलत है। सो दैट्स अ वे ऑफ एजुकेटिंग। उसी के यही आपकी ओपन कम्युनिकेशन है। आप बच्चे को इतना, ये लिबरल पना नहीं है, ये आपकी, आप यू आर गिविंग द चाइल्ड दैट मच स्पेस एंड दैट मच फ्रीडम कि आप आओ, हमें बताओ, हमसे शेयर करो। पहला स्टेप यही है कि वो आके बोले अच्छा आपने ये पॉश एरिया का बताया, नहीं 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 नो 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 दूसरे इलाके उनमें नहीं, पेरेंट्स नहीं जैसे हम इन आवर वर्क हम एरिया नहीं पूछते, हम ये भी नहीं पूछते आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं। जब कोई आता है, हमारा ना रिलीजन से ताल्लुक है थेरेपी के अंदर, ना बैंक बैलेंस से। पॉश एरिया में बैठती हैं आप, डिफेंस क्लब में बैठती हैं, मैं कच्ची आबादियों में काम करता हूं। डॉक्टर साहब मैंने बहुत एनजीओज के लिए नहीं, टॉक्स एनजीओ के की नहीं, है। मैं काम ही गरीबों में कच्ची आबादी में करता हूं, मैं पॉश एरियाज में नहीं करता काम। आप पॉश एरियाज की मिसाल दे रही नहीं, मैं आपको यही बता रही हूँ, मैंने बहुत एनजीओज के साथ भी काम किया है। क्या होगा, मेरी 30 इयर्स का जो मैंने बुक्स लिखी, तमाम चीजें, ठीक है, जो छोटी लोग होते हैं ना, ठीक, जो उनका एक अलग होता है, बड़े लोगों का बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट अलग है। देखिए कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बात आपको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि आजकल माशरा दौर चेंज हो चुका है और आजकल आपको मैं बता रही हूँ मिडिल क्लास फैमिली, अगर आप देख रहे हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी देख रहे हैं ना, जो चीजें आपको पॉश एरियाज में नजर आ रही हैं वो ज्यादा हमारी है उस क्लास में, जो मैं वही तो आपको वही चीजें सर्कुलेट होती है। केबल टीवी ग्लोबलाइजेशन हो गई है एग्जैक्टली के यू नो आपको नथिया गली से पहले तो होता था कि वहाँ भी वाईफाई के सिग्नल्स नहीं आते थे। अब आप मालम जब्बा से ऊपर भी चले जाएं, आपका इंटरनेट चल रहा है, आपका सब कुछ चल रहा है, इन्फॉर्मेशन इज रेडली ओवर देयर, तो क्या चीज छुपी हुई है। अच्छा जी, उसी के साथ हमारे शो का टाइम जो है ना अब खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे शो पर आने का और इतनी सारी हमें इन्फॉर्मेशन फराहम करने का। एंड में अगर एक टेक अवे मैसेज या अवेयरनेस मैसेज आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को देना चाहें तो वेरी क्विकली जी डॉक्टर साहब। मैं एक मैसेज आपके प्लेटफॉर्म से दूंगा कि उन तमाम गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारों को जिनके अपने CSR डिपार्टमेंट हैं, CSR जो उनका जो हेल्प करने का डिपार्टमेंट होता है, कि वो नेशनल बैंक को फॉलो करें, वो पूरे पाकिस्तान में एंटी नार्कोटिक पे काम करवाए। तो दूसरे डिपार्टमेंट भी उन्हीं की तरह अगर काम करें, कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर बना दें, ट्रीटमेंट सेंटर बना दें। तो यहाँ पे सिर्फ इस वक्त कराची में एक ट्रीटमेंट सेंटर है 50 बेड का, जो कि उसका ट्रीटमेंट, यानी आप देखें ना कितने लोग हैं, 50 लोगों का, तो कितने डिपार्टमेंट जो ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर बना सकते हैं गरीब लोगों के लिए। तो ये मेरा मैसेज है कि आगे आए इसको बनाएं। बिल्कुल यस हुमैरा, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड मैसेज। इन्होंने बहुत सही बात बोली। अगर सब थोड़ा थोड़ा करके इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे तो काफ़ी एक एक्सेस हो जाएगा एंड लोग का अप्रोच इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा। बिकॉज जो रिहैब्स बाकी हैं दे वेरी एक्सपेंसिव, हर एक की रीच में नहीं होता। सो समथिंग विच इज़ एक्सेसिबल, नॉट इनएक्सपेंसिव, और हर कोई जो मतलब जो जहाँ भी फ्रीली अपने बच्चे को लेकर आ एग्जैक्टली। और सबसे पहले अगर हम ये टैबू भी हटा दें अगले से कि तुम्हारा बच्चा ड्रग एडिक्ट है या मेरा, ये शेम थोड़ा सा अगर हटा दें और अगर हम कोशिश करें कि हाथ में हाथ एक दूसरे के साथ चल के थोड़ा सा अगले की हेल्प करें, बिकॉज जो बच्चा और जो इंसान इसके थ्रू जा रहा है वही वो पेन समझ सकता है। उसको जितना सपोर्ट कर सकें उसकी ट्रीटमेंट के लिए, जिस तरीके से भी हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो, जस्ट बीइंग अवेलेबल फॉर दैट पर्सन इन एनी वे। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के साथ जी हमारे शो का टाइम हो गया ख़त्म। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे शो पर आने का। सैफी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। उसी के साथ शाकरा आपका बहुत शुक्रिया, कितनी जल्दी जल्दी आपने हमारे लिए मज़ेदार किस्म की ब्लैक पेपर चिकन और चना चिकी बना दी है और इसको हम फिर ऑफ एयर ट्राई करेंगे, एंजॉय करेंगे। आज का टॉपिक बड़ा ही अहम था, अवेयरनेस बेस्ड टॉपिक था, ताकि आपको पता चले कि हमारे माशरे में क्या चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं और किस तरह से आप अपने घर वालों को और अपने प्यारों को इससे बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ अवेयरनेस मिली होगी। आज घर जाके अपने बच्चों से बात ज़रूर कीजिएगा या घर पे जब आपके बच्चे आएँ तो उनसे बात ज़रूर कीजिएगा। ज़रा एक फ्रेंडली डायलॉग क्रिएट करें ताकि आगे जो हमारी आगे की नस्ल है, जो हमारा फ्यूचर है, हम उनको बुरे कामों से, बुरी चीज़ों से जो कि उन पर नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर सके, उसको बचा चुके हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। अगर आपको शो पसंद आया हो तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। जियो टॉप पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे हमें ज्वाइन कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।